इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब काफ़ी देशों के साथ हमारा वैसे वो है कि हमको साल में एक बार मिलना ही मिलना है, जैसे रशिया के साथ या जापान के साथ है कि हर साल समिट होना ही होना है, या तो आर प्राइम मिनिस्टर विल बी गोइंग ओवर रशिया या रशियन प्रेसिडेंट विल बी कमिंग टू अस। तो इनके साथ नहीं है, जैसे हमने बोला 2 समिट हो गए या 4 हमारे डायलॉग मैकेनिज्म हो गए, लेकिन ऐसे कुछ हमने अभी तक वो नहीं कर, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हर साल विल हैव अ डायलॉग मैकेनिज्म। अब 2024 में देयर आर 10 मेंबर कंट्रीज, 10 मेंबर कंट्रीज। आपको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, हमने बोला था अगर 10, 15, 20 हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन कंसर्न्स हैं, तो देन इट्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि आपको मेंबर्स याद हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डायरेक्ट मेंबर कंट्रीज पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनसे एक स्टेटमेंट हो जाता है कभी कभी कि ये कंट्री जो है इज अ पार्ट ऑफ दिस और नॉट। सऊदी अरेबिया इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ, वो सुन्नी सेक्ट वाले, वो तो फिर अपने आप को पूरा इस्लामिक हेजिमन ये सब बताता है, आजकल टर्की भी बता रहा है बट वो उसने कुछ ज्यादा फूक लिया है। तो सऊदी अरेबिया इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ओवर हियर, वो अपने आप को पूरा ही अनडिस्प्यूटेड लीडर बोलता है वेस्ट एशिया का, इस्लामिक नेशंस का, सुन्नी लीडर्स का। तो हमेशा से उसको ईरान एक थ्रेट की तरह दिखते थे। एक तो उसमें वो सिया सुन्नी वाला भी है, डिफरेंट फैक्शंस है उसके इस्लाम के, तो उसमें वो ये सिया डोमिनेटेड है, बाकी का मेजरली मुस्लिम वर्ल्ड इज सुन्नी डोमिनेटेड, हमारे यहाँ भी सुन्नी डोमिनेटेड मुस्लिम्स होते हैं। सार्क में दिक्कतें बहुत थी, पाकिस्तान एक फ्रिक्शन पॉइंट था, सार्क फंक्शनल नहीं हो रहा था, तो उस वजह से हम बिम्स्टेक पे आ गए। बिम्स्टेक में ऐसे कोई इंस्टीट्यूशनल नहीं है, इंस्टीट्यूशनल है, हर दूसरे साल द ऑल हेड ऑफ स्टेट्स आर मीटिंग, इंस्टीट्यूशनल है, मतलब का चार्टर में लिख दिया, इसका भी चार्टर है, मतलब चार्टर है, इसका सेक्रेटेरिएट है, सब कुछ है, तो उसमें लिख दिया प्रॉपर कि हर 2 साल में हेड ऑफ स्टेट विल बी मीटिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप मिलेंगे 2-2 साल में देन यू विल इंश्योर कोऑपरेशन। सार्क वाले शायद 12, 13, 15 सालों से नहीं मिल रखे हम लोग। ईस्ट एशिया समिट ये होता है, ये मतलब एक एशियान का होता क्या है, वो हर साल सबको बुलाते हैं, तो उसमें जो मोदी जी हाथ घुमा घुमा के पकड़ते हैं उसी में होता है, तो उसमें चाइना वाइना वाले, यूएस, रशिया सब आता है, तो उसमें ये समिट भी करते हैं, हर साल होता है ये समिट। जनरली ये इंडो पैसिफिक में और पूरा इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए होता है, जनरली इसीलिए होता है। सेम वो बाकी दुनिया में ऐसे ही करता है वो। जापान साउथ कोरिया को उसने नॉर्थ कोरिया पाल रखा है, उनको कंटेन करने के लिए, यूएस को कंटेन करने के लिए वो ईरान में घुस रहा है कि कल को उसके जो कोर अलाइज हैं सऊदी, यूएई और इसराइल, यूएस का जो प्रेजेंस है वेस्ट एशिया में कंट्रोल करने के लिए, कल को वो ईरान को पैसा देगा, देन ईरान विल बी फाइटिंग विद दीज थिंग। सेम वो यूरोप में भी करना चाह रहा है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भर भर के वो पूरा ईयू तोड़ना चाहता है। तो एक तो उससे होगा क्या कि एक लोअर राइपेरियन स्टेट को उसने बिल्कुल लिया ही नहीं। सेकेंड इज कि वो एक कल को इसको एज अ थ्रेट यूज कर सकता है, मतलब वाटर एज अ वेपन वो यूज कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज पूरी इकोलॉजी बर्बाद कर देगा वहाँ की। वो इतना सारा पानी की जगह पे रुक रहा है, यू कैन इमेजिन उसका जो इतना वेट है उस पानी का कि इंडिया वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, सेंटर के पास ज़्यादा आ गया ना। तो शुरू करते हैं फिर। इसमें सी मैपिंग में कैपिटल्स आर इम्पोर्टेंट। कैपिटल्स में कभी कभी क्या करते हैं कि दे आस्क नॉर्थ से साउथ क्या है, ईस्ट से वेस्ट क्या है, तो कैपिटल का एक सेंस होना चाहिए और वो ऑर्डर होना पता होना चाहिए। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान सबसे ऊपर है, कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट ओवर हियर, देन किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये चारों की आपस में बॉर्डर लगती है, तुर्कमेनिस्तान अलग से है। तुर्कमेनिस्तान ओनली हैव अ बॉर्डर विद उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और इसके साथ तुर्कमेनिस्तान की नहीं है। नहीं, इन पांचों के भाइयों की बात कर रहा हूँ। तो इनमें ये जो चारों हैं, चारों बॉर्डर शेयर करते हैं, तुर्कमेनिस्तान अलग से है। और इनके कैपिटल्स का थोड़ा सा ऑर्डर याद रखना, इसका ताशकेंत, नूर सुल्तान तो नहीं, अस्ताना है फिर इसका नाम, बिश्केक और दुशानबे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कभी कभी पूछ लेते हैं, और वो ऑर्डर तो पता होना चाहिए कि पहले कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान एकदम अलग से दूर कहीं पड़ा हुआ है। उज्बेकिस्तान इज डबली लैंडलॉक्ड और ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी अपने आप में लैंडलॉक्ड है। कैस्पियन सी की जो बॉर्डर कंट्रीज हैं, हमने तारीख बोला था, ये रहा, कहाँ गया, ये इधर से रशिया, ये वाला, तो ये रशिया आ गया, ये अजरबैजान, ये ईरान, ये कजाकिस्तान, और यहाँ से ये जो है दिस इज टर्की। कहाँ गया टर्की, ये वाला टर्की है, ये वाला जो बॉर्डर है दिस इज टर्की। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, तुर्कमेनिस्तान, सॉरी ये तुर्कमेनिस्तान है,
ये अजरबैजान है, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। ये बॉर्डरिंग स्टेट हैं कैस्पियन सी के। नहीं, इसके बाद फिर हमने बोला था ये रहा एरल सी। एरल सी इज ऑल्सो अ लैंड लॉक्ड सी बिटवीन उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, और भी सूख चुका है। यहाँ से निकलती हैं दो नदियाँ, अमू दरिया और शार दरिया, दोनों इसी एरिया से निकलती हैं। एंड उसके बाद ये एक फेमस सा लेक है बहुत, लेक बालकाश, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स है ये पूरे दुनिया का, सरफेस फ्रेश वाटर सोर्स। एक लेक बैकाल करके भी आपने सुना होगा, नहीं सुना? बैकाल इधर है, रशिया में वो, यहाँ पे कहीं है लेक बैकाल। तो दो अलग लेक हैं यहाँ तक ना। बैकाल तो शायद 3rd या 4th लार्जेस्ट लेक होगा दुनिया का, फ्रेश वाटर लेक। और चाइना की बॉर्डर लगती है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान तो डबली लैंड लॉक्ड है, तो चाइना की लग नहीं सकती उससे, इन तीनों की लगती है। और तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल अलग है, उसकी कहीं से बॉर्डर नहीं लगती। और हम बोल रहे थे ना इंडिया कैसे जाएगा कैसे जाएगा, या तो इंडिया ऐसे सीधा यहाँ से जाता, यहाँ से जा नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे पीओके आता है, और यहाँ पे पूरे माउंट वो भी है, हिंदू कुश वाला एरिया है। तो यहाँ पे है वाटर बॉडी पर्शियन गल्फ, ये ईरान है, यहाँ पे हमारे चाबहार बंदर अब्बास है। तो यहाँ से जो है मुंबई से होता हुआ इंडिया, मुंबई या फिर सूरत से, इन पोर्ट से ईरान में जाएगा, और ईरान के थ्रू देन इट विल एंटर तुर्कमेनिस्तान और रेस्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया रिपब्लिक। और सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के जस्ट ऊपर रशिया है, और इस साइड जस्ट यहाँ पे यूरोप इज देयर। और या फिर हम बोल रहे थे अफगानिस्तान के थ्रू होता हो जाए, कि ईरान से हम जाएंगे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से विल एंटर एवरी कंट्री, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कहीं भी जा सकते हैं। ट्रेड नहीं कर सकते ना, कनेक्टिविटी मतलब ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ट्रेड के लिए तो यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, बीच में पूरा पाकिस्तान आता है, और यहाँ पे पीओके इज देयर। यहाँ पे ईरान का कोस्ट है। फोटो ही ले लो तो फिर टाइम लगेगा। कैस्पियन सी बॉर्डर कंट्रीज, हाँ। तो नेक्स्ट फिर हमको लिखने थे चैलेंजेस, चैलेंजेस बिटवीन इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस। जो जो डिस्कस किए सारे ही, उसमें एक एरल सी था, एक लेक बालकाश था, और फिर वो कनेक्टिविटी कहाँ से, किसके बॉर्डर्स ध्यान होने चाहिए, किसके कहाँ कहाँ बॉर्डर है। इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन चैलेंजेस। चैलेंजेस, तो कल चैलेंज डिस्कस कर लेते, सीधा लिख ही लेते हैं। फर्स्ट वन इज डीप इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस ऑफ चाइना इन द रीजन। प्रेजेंस ऑफ चाइना इन द रीजन। इमराना कौन है? अच्छा, इमराना से चाइना इन द रीजन। लिख लीजिएगा कि इंडिया का जो ट्रेड होता है दैट इज $2 to 3 बिलियन, चाइना का ट्रेड इज ऑलमोस्ट $80 बिलियन विद सेंट्रल एशिया। सो ये तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मैग्नीट्यूड ही अलग है उनका। चाइना कर रहा है या चाइना कर रहा है, मतलब ट्रेड ना। और मैंने सोचा लोन, नहीं ट्रेडिंग है, तो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट।
Second point is growing access between Russia, China, Pakistan. Between Russia, Pakistan, China. Growing access between Russia, Pakistan, China limits India's presence in Central Asia. Limits India's presence in Central Asia. Then next is delay in implementing projects. Next one. हाँ, delay in implementing projects. Delay in implementing projects like INSTC, तापी तो बंद ही हो गया, एंड चाबहार. Then next is lack of institutional structure of relation. Lack of institutional structure of relations. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब काफ़ी देशों के साथ हमारा वैसे वो है कि हमको साल में एक बार मिलना ही मिलना है. जैसे रशिया के साथ है, जापान के साथ है कि हर साल समिट होना ही होना है. या तो आर प्राइम मिनिस्टर विल बी गोइंग ओवर रशिया या रशियन प्रेसिडेंट विल बी कमिंग टू अस. तो इनके साथ नहीं है. जैसे हमने बोला 2 समिट हो गए या 4 हमारे डायलॉग मैकेनिज्म हो गए, लेकिन ऐसे कुछ हमने अभी तक वो नहीं कर, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हर साल विल हैव अ डायलॉग मैकेनिज्म. एंड द नेक्स्ट इज जो हमेशा ही रहता है, कनेक्टिविटी इशू. कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल इशूज. कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल इशूज. तो इसका जो सोल्यूशन है, सिंपल सा सोल्यूशन है. सबसे पहले तो वी नीड टू इंश्योर इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर, डिप्लोमेटिक फोरम एंड स्ट्रक्चर. ये हमको इंश्योर करना है कि एक प्रॉपर डायलॉग मैकेनिज्म हो कि हर साल मिल रहे हैं, हर साल बात कर रहे हैं हम. Then next is connectivity projects, implementation. Then cultural ties, वहाँ भी बुद्धिज़्म इज़ वेरी स्ट्रांगली प्रेजेंट. वैसे हैं तो क्या बोलते हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं वो, बट उसमें बुद्धिज़्म है वहाँ पे. बाकी फिर पीपल टू पीपल में एजुकेशन भी लिख सकते हैं आप, ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़. राइट. और एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसको अलग से लिख लेना, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन 2015 में बना था ये. दैट्स अ ट्रेड अरेंजमेंट. इसके फाउंडिंग मेंबर थे रशिया, उज़्बेकिस्तान था शायद, कजाकिस्तान, बेलारूस. ये फाउंडिंग मेंबर्स थे. क्या चीज अभी भी चल रहा है सर इकोनॉमिक यूनियन, मतलब ये हाँ, मतलब FT जैसा ही है. ये और बड़ा हो गया अब तो, पहले 3 ही मेंबर्स थे इसमें.
अभी बहुत रिसेंटली बना है, 10 साल ही हुए हैं इसको। अलग से बॉक्स में बनाना है। नहीं मतलब हाँ, अलग से नीचे से लिख लेना कि अपना इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए वी कैन साइन दीज काइंड ऑफ ट्रीटीज, मतलब ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट का इंडिया कैन बी पार्ट ऑफ दिस थिंग। इंडिया में कंसिडर बीइंग पार्ट ऑफ EU for greater economic cooperation. With Central Asia. ठीक है, तो ये सब हैं जिससे वी कैन इम्प्रूव आवर रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया। एक ऑर्गेनाइजेशन इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। सुना होगा आपने इसका नाम, SCO। सो ये जो है चाइना इस तरह की हरकतें करता रहता है। दिस इज चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज इट्स फुटहोल्ड, टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। चाइना ने बस इसलिए बनाई थी कि उसका सेंट्रल एशिया में, ये सिर्फ सेंट्रल एशिया फोकस्ड है, एंड दिस इज प्राइमरीली अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। चैलेंजेस में आप वो भी लिख सकते हो, एक लाइन रह गई थी चैलेंजेस में, राइट डाउन इंडिया सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया हैज पोरस बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। बहुत दिनों बाद आया। सेंट्रल एशिया हैज पोरस बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान that may lead to security concerns. That may lead to security concerns. नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंगेला हैम्बॉन। शायद वो ऑनलाइन ऑफलाइन मिला है। या मिली नहीं, हाँ कोई भी जेंडर हो सकता है। हाँ, तो अफगानिस्तान के साथ वहाँ बॉर्डर्स लगी हैं, तो एंड वो होता भी है कि मतलब आपने कई बार देखा उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, कहीं भी इस तरह के वहाँ पे एक्सट्रीम मिलिटेंट ग्रुप्स आते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न तो हमेशा रहता है। तो एक चैलेंजेस में भी आ गया। तो SCO तो चाइना ने बस इसलिए बनाया था कि वो अपना फुट होल्ड इंक्रीज कर सके, और उसको सेंट्रल एशिया में फुट होल्ड इंक्रीज करना है, और उसको रशिया के कोलैबोरेशन के साथ करना है। वो रशिया का बैकयार्ड जैसा ही है, मतलब रशिया उसको अपने बैकयार्ड ही समझता है। तो उसमें अगर चाइना फुट होल्ड इंक्रीज करेगा तो कल को ऐसा हो सकता है कि रशिया को वो पसंद ना आए, तो उसने रशिया को भी रख लिया उसमें। सर, इस बार जब हुआ था हमारा एक्सटर्नल मिनिस्टर गए थे तो कुछ हमारे फायदेमंद रहा। हाँ, करते हैं बात। तो फिर उसमें हुआ क्या, तो ये प्रॉपर चाइनीज लेड है, सिक्योरिटी है, मेजरली दैट्स अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बस सिक्योरिटी देखता है, मेजरली सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। एंड नेक्स्ट थिंग दे इंश्योर कि क्या बोलते हैं इसको, इंटर मेंबर जो हैं इनके एक वो बना रहे कोऑपरेशन, आपस में एक तरह से इनकी बातचीत बनी रहे आपस में। तो मतलब क्या कि ये सेंट्रल एशिया रिपब्लिक विद चाइना इसलिए बना था। फिर धीरे धीरे इसमें लोग बढ़ते चले गए, अब तो खैर बहुत सारे लोग हो चुके हैं इसमें। तो 10 इसमें मेंबर्स आते हैं। मेजरली इसका काम सिक्योरिटी देखने का था, सिक्योरिटी और टेररिज्म। और फिर हमने बहुत प्रेशराइज किया, बहुत वो किया, तो फिर नाउ विद द हेल्प ऑफ रशिया वी आर अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO। बट चाइना ने हमको वहाँ बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को भी डाल दिया। द ईयर वी वर इंक्लूडेड इनटू SCO, पाकिस्तान वाज आल्सो इंक्लूडेड, कि मतलब हर जगह जहाँ इंडिया रहे वो बैलेंसिंग के लिए उसने अपना एक चेला बना रखा है, तो उसको भी उसमें ऐड कर रखा है। तो बस ये इतना ही है। लिखते हैं SCO के बारे में। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज फाउंडेड इन 1996। फाउंडेड इन 1996 एज शंघाई 5। पहले इसका नाम शंघाई 5 था क्योंकि इसमें 5 कंट्री थी, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान प्लस चाइना, ये 5 कंट्रीज थी। आपको अगर याद करें तो ऐसे याद कर लीजिए, चाइना ने बस वो ली जो जिनके साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता, उसने उसको नहीं लिया। चालू इंसान है बहुत ही, बस उसने लिया कि चाइनीज बॉर्डर लग रहा है तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न ना है मेरे कल को, और सेंट्रल एशिया के साथ मैं एक रिश्ते रख सकूं। आज के ज़माने में दिस वाज फाउंड इन 1996, शंघाई 5 था, ये 5 कंट्रीज थी उसमें। अब 2024 में देयर आर 10 मेंबर कंट्रीज।
10 मेंबर कंट्रीज। आपको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। हमने बोला था अगर 10, 15, 20 हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन कंसर्न है, तो देन इट्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि आपको मेंबर्स याद हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डायरेक्ट मेंबर कंट्रीज पे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनसे एक स्टेटमेंट हो जाता है कभी कभी कि ये कंट्री जो है इज अ पार्ट ऑफ दिस और नॉट। 10 तो आपको याद करनी है। करने का तरीका बड़ा आसान है। रशिया चाइना तो होंगे ही होंगे, देन उसके बाद सेंट्रल एशिया वाले भी इसमें होंगे। तो सेंट्रल एशिया वाले इसमें हैं उज़्बेकिस्तान, मेरी स्पेलिंग सारी गलत है देख लेना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, और देन इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान कितने हो गए? 6 हो गए ना। अब जो लेटेस्ट एडिशन है इसी ऑर्डर में ऐड हुए थे। इंडिया पाकिस्तान वाज एडेड इन 2017 एंड देन उसके बाद ईरान और बेलारस। ईरान बेलारस दोनों के बॉर्डर्स लगते हैं। बेलारस तो रशियन इसलिए ले ले क्योंकि वो मतलब रशिया की एक्सटेंडेड टेरिटरी जैसा है, और ईरान को इसलिए ले ले बिकॉज ईरान के बॉर्डर लगते हैं। एंड ईरान ही इंश्योर करेगा कि उनको एक मैरीटाइम एक्सेस मिले। सारे लैंडलॉक्ड हैं तो पर्शियन गल्फ में खुलेंगे कल को। ये जो ऐड हुए हैं दिस वाज एडेड इन 2023, ये दोनों। बहुत सिंपल है इनको याद करना, याद हो गया आपको, बस इतने ही है। 10 कंट्रीज हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर बिकॉज इट हैज़ एन एक्सट्रीमली न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी, और ये थोड़ा सा सिक्योरिटी लेड है तो उसमें तो कभी नहीं जाएगा, वो जाएगा भी नहीं फ्यूचर में। सो दीज आर द 10 मेंबर कंट्रीज एंड यू हैव टू रिमेंबर देम। इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर इसमें भी। सो नेक्स्ट राइट डाउन इसमें क्या बोलते हैं सरकाज़म ये है एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, तो अब याद रखिएगा। नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बीजिंग में बना रखा उन्होंने। So headquarters Beijing, headquarters is Beijing, and the next is objectives. कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव यही है चाइना को अपना स्ट्रेंथ, अपना फुटहोल्ड इंक्रीज करना है सेंट्रल एशिया, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका। सो ऑब्जेक्टिव राइट डाउन, इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज, increase cooperation among member countries, the next is to fight the evils of terrorism, separatism and extremism. Terrorism, separatism and extremism. It's not explicitly said in the charter. ये प्रॉपर हार्डकोर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका चार्टर भी है, इसकी मेंबरशिप इज फिक्स्ड, इसका मैंडेट इज फिक्स्ड, इसका कंप्लीट एक सेक्रेटेरिएट भी है। तो ये एक हार्डकोर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक प्रॉपर इसमें इसको बोलते हैं हार्ड डिप्लोमेसी है इसमें सारी। तो एक्सप्लिसिटली चार्टर में लिखा नहीं, बट इट्स वेरी ऑब्वियस इट्स अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव भी देखो तो सब सिक्योरिटी रिलेटेड ही है, ये कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट उसकी ज़्यादा बातें नहीं करते। सो यू कैन राइट इन योर आंसर्स ऑल्सो, इट्स अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रल एशिया। आपका दोस्त नहीं आया? अच्छा, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रल एशिया। और इसका एक रैट्स करके है, रैट्स का फुल फॉर्म क्या था? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रैट्स इसका हेडक्वार्टर इज इन, रैट्स का हेडक्वार्टर ताशकेंत में। रैट्स इज अ स्ट्रक्चर विद इन एससीओ, ये ताशकेंत में है।
एंड इट डील्स विद एवरीथिंग. आपको लिखना तो एक लाइन में लिख लीजिए रैट्स के लिए. इट फोकसेस ऑन टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग. It focuses on terrorism, money laundering, separatism. आपके दुश्मन नहीं आ रहे आजकल? Terrorism, money laundering, separatism, human trafficking, extremism, human trafficking, extremism. बस बहुत है इतना एसईओ के लिए. सर ये एससीओ का एक्सटेंडेड पार्ट है या एसईओ स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब एसईओ का ही पार्ट है ये पर चीज. एससीओ खुद एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और उसी के अंदर एस सेपरेटली वर्क करता है सिक्योरिटी. सेपरेटली तो नहीं, उसी का पार्ट है ये. सिक्योरिटी तो देख रहा है रैट्स भी पूरा, सेपरेटली नहीं, उसी का पूरा इंटीग्रल पार्ट है ये. देन बेनिफिट तो नहीं लिखना चाहिए, क्या लिख सकते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ फॉर इंडिया. फायदा तो कुछ नहीं मिल रहा हमें. तो आप लोग फिर आधे घंटे के रिकॉर्डेड भी देखते हो? वो रास्ते में देखते रहते हैं तो लिख थोड़ी पाते होगे फिर, तो फिर कट जाते हैं, फिर दोबारा देखोगे ना. मतलब इम्पोर्टेंस, लिंक टूट जाते हैं ना, फिर आते आते इसे देखना पड़ता है. हाँ. तो इसका फर्स्ट पॉइंट, इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया it is extremely important for India to work with Central Asian republics. To work with Central Asian Republic. बस यही इंपॉर्टेंस है इसमें कि इसमें इंडिया कैन हैज़ एन इंस्टीट्यूशन टू इंगेज विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक. जो हमने चैलेंजेस में लिखा हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो एक डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन, एक फोरम, वो एससीओ है. तो इससे हम वी आर बाद में अभी कभी स्ट्रक्चरल फोरम बनाने वाला, तब तक कम से कम ये है हमारे पास सेंट्रल एशिया से बात करने के लिए. द सेकेंड इज इंडिया गेट्स एन अपॉर्चुनिटी Pablo Escobar. India gets an opportunity to work with hostile China, Pakistan, with hostile China and Pakistan and friendly Russia in one single organization. India gets an opportunity to work with hostile China, Pakistan and friendly Russia in single organization. In single organization. Next point, India can develop regional understanding against terrorism. India can develop regional understanding against terrorism. Regional understanding like terrorism. And utilize structures like RATS. जैसे हमारा एक ग्लोबल हमेशा से पुश रहा है कि टेररिज्म के लिए देयर शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस. मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए इंटरनेशनल फोरम में हमने सिक्योरिटी हम देखेंगे, हमने बहुत सारे इंटरनेशनल स्टेप्स भी लिए हैं. तो उसके लिए भी रैट्स इज इंपॉर्टेंट कि कम से कम एक सेंट्रल एशिया और रीजनल लेवल पे वी कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग टेररिज्म इज अ थ्रेट, और रैट्स यूज कर सकते हैं हम. किसमें? रैट्स तो उसका पार्टी है ना एससीओ का, तो सारे मेंबर स्टेट्स को एक्सेस मिलता है इसका. तो वो सपोर्ट करेगा इस चीज को, टेररिज्म के अगेंस्ट स्पीड. नहीं, ऐसे तो चाइना भी नहीं सपोर्ट करता. मतलब तो कि आतंकवादी कोई, हाँ मतलब चाइना खुद ही आतंकवादी है. तो द नेक्स्ट इज इसके शॉर्ट कमिंग्स. हमने एससीओ बेसिकली ज्वाइन किया टू इंश्योर कि वी हैव अ डिप्लोमेटिक टाइज विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक. सो इसमें हमारे इसमें कोई स्कोप नहीं है हमारे पास, बिकॉज दिस इज अ चाइनीज लेड थिंग. और
ये बनाई इसलिए कि चाइना का इंक्रीज हो सके सेंट्रल एशिया के साथ उसमें। तो यूटिलाइजिंग दिस थिंग टू इंक्रीज आवर रिलेशन विद सेंट्रल एशियन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट थ्रू दिस थिंग। ये मतलब नहीं हो पाता बिकॉज उसमें बस चाइना ने अपने लिए बना रखा कि चाइना खुद का रिलेशन इंप्रूव कर पाए। ये होने की वजह से रशिया का वो फुटहोल्ड लूज हो रहा है। तो मतलब रशिया का लूज हो रहा है तो हमारा तो कोई स्कोप ही नहीं है। वो रशिया का बैकयार्ड ही है, वहाँ पे सब रशियन ही बोलते हैं, सेम कल्चर पूरा यूएसएसआर वाले ही हैं वो लोग। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज अ चाइनीज लेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंग्लिश भी नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर, ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम सब कुछ चाइनीज में आता है और रशियन में आता है इंग्लिश में भी नहीं आता। हिंदी इंग्लिश भी नहीं है, हिंदी तो यूएन में नहीं आ रहा। तो इंडिया का तो मतलब कोई प्रेजेंस मतलब रशियन चाइनीज में आ रहा है तो हम फिर क्यों। मतलब आप एससीओ की वेबसाइट खोलिए, आप इंग्लिश में कम से कम वेबसाइट आती है। आप एससीओ की मीटिंग देखिए, उसमें जो नाम लिखे होते हैं चाइनीज और रशियन में होते हैं, इंग्लिश में नाम भी नहीं होते उसमें। सो मतलब उसमें इट्स एक्सट्रीमली डोमिनेटेड बाय चाइना ओवर देयर। एंड नेक्स्ट इज टेररिज्म जो हम बोल रहे हैं, ये खुद ही टेररिस्ट स्टेट है तो इनका टेररिज्म का आइडिया बड़ा अलग है। तो ये जो हमको टेररिज्म लगता है, जो बाकी दुनिया को लगता है, जो इनको लगता है तो हमारा ही टेररिज्म है। तो उनका टेररिज्म का आइडिया इज वेरी डिफरेंट। तो रैट्स वैट्स हमारे लिए यूजलेस है। और एससीओ के थ्रू अगर हमें प्रोपोगेट करें तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि एससीओ से हमें कंसेंसस बना रहे हैं सेंट्रल एशिया में कि टेररिज्म है ग्लोबल थ्रेट। आधे तो खुद ही टेररिस्ट हैं ये लोग। एंड सेकंड, रैट जनरली बस उसी के लिए काम करता है जो चाइना को दिक्कत होती है। चाइना को जो टेररिज्म के नाम पे दिक्कत हो रही है, जो तिब्बत में लोग आज़ादी मांग रहे हैं या हांगकांग में लोग फ्रीडम मांग रहे हैं या सिंगजियांग प्रोविंस में वो सबको मार रहा है तो सिंगजियांग वाले कुछ बोल रहे हैं, तो उसको वो टेररिस्ट लगते हैं, उसको तिब्बतन टेररिस्ट लग रहे हैं, उसको ये सिंगजियांग प्रोविंस वाले हांगकांग वाले टेररिस्ट लगते हैं। बलू मतलब पाकिस्तान लिड नहीं है वो, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में कोई बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो उसके लिए टेररिज्म का आइडिया वो है कि लोग फ्रीडम मांगने लग जाएं, लोग एक अपने राइट्स मांगने लग जाएं। तो रैट्स प्रॉपर उसी के लिए चलता है, जो एक इंट्रा स्टेट इस तरह के लोग, इसको वो सेसिशनिस्ट फोर्सेस बोलता है वो, कि तिब्बत वाले अपनी आज़ादी मांग रहे तो ये सेसिशनिस्ट फोर्सेज हैं उसकी। तो ये रैट्स बस उसी के लिए, हमारे जैसे टेररिज्म नहीं कि लश्कर वाला आके बम मार दें, सब वो टेररिज्म नहीं है उसके लिए। कोई अपना फ्रीडम मांग रहा है अपने देश में तो वो टेररिस्ट है उसका। तो रैट्स उसी पे है बस। तो हमारा जो आइडिया टेररिज्म का, बाकी दुनिया का जो टेररिस्ट क्या होता है वो उसके टेररिस्ट नहीं है, तिब्बत मंग टेररिस्ट है उसके लिए। तो रैट्स बस उसी पे फोकस्ड है, तो हमारे लिए यूजलेस है रैट्स भी। तो दो पंक्तियां लिख लेते हैं इसके शॉर्ट कमिंग्स। इट्स अ चाइनीज लेड ऑर्गेनाइजेशन, it's a Chinese led organization, hence limiting India's potential over there. Second point, India-led consensus in the organization is tough to reach. India-led consensus in the organization is tough to reach. अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर ये मैंड्रिन एंड रशियन, इंग्लिश भी नहीं है वहाँ। और हम ऐड ही उसमें उसलिए हुए क्योंकि रशियन के उससे हुए, हम रशिया का इतने पुश की वजह से हो ना, हमारा नाम ही शंघाई कोऑपरेशन हो, उसमें हम कहाँ से ऐड हो जाते हैं, वो प्रॉपर रशियन पुश से हुआ है। और चाइना ने फिर शर्त रखी जब तक पाकिस्तान नहीं ऐड होगा तब तक हम नहीं ऐड होंगे। सेम ईयर में एक महीने पहले 2017 में पहले पाकिस्तान मेंबर बना कंप्लीट मेंबर, देन इंडिया पे कंप्लीट मेंबर बना। द नेक्स्ट इज आइडिया ऑफ टेररिज्म इन एससीओ। is intrastate. Idea of terrorism in SCO is intrastate. बस इतने बहुत है इंटरस्टेट। अब बाकी तो सिंगजियांग तिब्बत वो सब नहीं लिखेंगे। इंटरस्टेट मतलब जो चाइनीज जिससे अफेक्टेड है वही टेररिज्म है उसके लिए। उइगर बोलते हैं ना उसको, उइगुर मुसलमान। कुछ कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीलिम्स के लिए बस ऑर्गेनाइजेशन लिख लेते हैं। वो खत्म हो गया, सेंट्रल एशियन इज डन। कुछ बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीलिम्स में ये सब आता है।
अफ्रीकन यूनियन FTA, सुना ही होगा आपने। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें कस्टम्स नहीं होता। आजकल ऐसे बहुत बड़े बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए। इनके साथ हो रखा है हमारे नहीं है, अफ्रीकन यूनियन का ये। जो आपस में तो अब वो कह रहा है कि लोगों का WTO से विश्वास उठ गया, लोगों का ग्लोबलाइजेशन से विश्वास उठ गया। WTO डिसफंक्शनल है, वो नहीं चलता। अब आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, अब वो बंद हो चुका है कुछ नहीं हो रहा उसमें। अब ये आ गया तो खत्म ही कर देगा। तो WTO ऑलमोस्ट 10 साल से डिसफंक्शनल है, वहाँ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं होता। मतलब WTO के उसमें स्ट्रक्चर है, मैंडेट है, आपको मैंडेट को नहीं मानना, आपको वायलेट करना आप कर लो, कहीं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं है, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता उसके लिए। तो यही हो रहा है, सब वायलेट कर रहे हैं, कोई है नहीं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्योंकि यूएस ने बंद कर दिया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि 2 जजमेंट यूएस के अगेंस्ट आ गए, तो उसने बोला नहीं अभी गलत है, मैं बंद ही कर रहा हूँ इसको। ट्रंप ने बंद किया था। बंद किया मतलब उसमें उसके वोटिंग होता है कि किस आपको ज्यूरी के लिए, तो उसने वोटिंग करना एब्सटेन कर दिया, तो उसकी वजह से नया जज ही नहीं बना। तो वहाँ पे फिर कोरम ही नहीं बन रहा। कोरम होता है शायद 6 जजेस का, और टोटल स्ट्रेंथ ही 4 जज की है, तो कभी कोरम ही नहीं बना आज तक। तो मतलब कभी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हुआ ही नहीं उसके बाद। तो लोगों ने WTO से विश्वास उड़ गया, लोगों का तो ग्लोबलाइजेशन से भी विश्वास उड़ गया, लोगों का हर चीज़ से विश्वास उड़ चुका है। तो ऐसे छोटे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पे आ गए हैं। एवरीवन इज नाउ फोकसिंग ऑन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। कल को दुनिया चले ना चले, मैं अपने 10 पार्टनर बना लूंगा, मैं आपस में वी हैव आवर कोऑपरेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ट्रेड कोऑपरेशन। तो अब सबने छोटे छोटे बनाने शुरू कर दिए। वी आर फोकसिंग ऑन बिमस्टैक, वी आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग ब्रिक्स, वी आर फोकसिंग ऑन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। सार्क तो काम नहीं कर रहा, बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है हम भी इस पे फोकस कर रहे हैं। और उसी तरह ट्रेड के लिए ऐसे बहुत बड़े बड़े FTAs आ गए, बहुत बड़े, मतलब देयर आर ऑलमोस्ट, इसमें तो 56 कंट्रीज आर देयर, लेकिन छोटी कंट्रीज हैं। अब जैसे RCEP आपने सुना होगा, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम, उसमें चाइना इज देयर, उसमें ये वो एवरीथिंग इज देयर। फिर एक APEC करके, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फिर एक OPEC करके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर, OPEC नहीं OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, वो यूरोप का अपना बना रखा है। एक TPP भी है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, कि उसमें अटलांटिक के ट्रांस अटलांटिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप, अटलांटिक के उस वाले मतलब यूरोप, और इस साइड वाले कनाडा और USA, ये आपस में अपना FTA बना के बैठे हैं। तो मतलब लोगों का ग्लोबलाइजेशन से विश्वास उठ गया, लोगों ने अपने 10-12 लोग जोड़े, उन्होंने बोला कि हम ट्रेड में टैरिफ नहीं लेंगे, वी विल हैव कंपनसेशन, हम आपस में कर लेते हैं। सो उसका एक ये सबसे बड़ा FTA है, जिसमें 55 आ गए हम, 55 मेंबर्स आ गए। इसका हेडक्वार्टर जो है ये घाना में है। हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। गाना स्टेबल कंट्री है स्टेबल तो कोई भी नहीं है अफ्रीका में, कुछ कुछ तो चलता रहता है। इजिप्ट में बहुत इंस्टेबिलिटी है, बस साउथ अफ्रीका एक है, नाइजीरिया एक है, ये 2 प्रोमिनेंट हैं। बाकी तो सब कौन है कब ढल जाए पता नहीं चलेगा। इसका घाना में हेडक्वार्टर्स इज देयर, 55 मेंबर कंट्री, एकदम लेटेस्ट साइन हुआ है। ये 2018-19 से चल रहा था, तो अभी साइन हुआ है इसका फॉर्म थ्रू किगाली एग्रीमेंट। ये दूसरा किगाली एग्रीमेंट है, वो ओजोन वाला नहीं है। नहीं ये दूसरा किगाली मोरक्को हुए हैं क्या हम? किगाली नहीं, केन्या में शायद दिख रहे ना, जहाँ केन्या में, अफ्रीका में कहीं पे। मतलब ऑब्वियसली अफ्रीका में ही होगा, छोड़ो इसको बाद में देख लेंगे। और इंडिया भी वांट टू हैव, इंडिया का वो दिस थिंग ऑब्जर्वर है, इंडिया भी चाह रहा है कि मेंबर स्टेट बन जाए, तो अफ्रीकन यूनियन के साथ ऐसे ही ट्रेड कर लेंगे हम भी। और एक जो सेकंड बहुत बड़ा ट्रेडिंग था रीजनल, RCEP, चाइना है इसका पार्ट, चाइना लेड है ये? अफ्रीकन यूनियन। नहीं, तो उसने अपना अफ्रीका चाइना फोरम बना रखा है। हाँ, तो मतलब पूरा डेट दे रखा है उसने अफ्रीका के। 55 में से ऑलमोस्ट 40 कंट्री में चाइना इज एक्सट्रीमली प्रेजेंट हुआ है। देखेंगे आगे, इतने नहीं है अभी, मतलब स्टार्ट ही किया हमने। हम गाय वाय देते हैं वहाँ, मोदी जी जाके 4 गाय दे रहे हैं, फिर उतना ही करते हैं हम। वो अफ्रीका वाले बोलते हैं द हॉस्पिटल इज बिल्ड बाय चाइनीज बट द पीपल वर्किंग इनसाइड द हॉस्पिटल आर ट्रेन्ड बाय इंडिया। हम उतना कर सकते हैं हम। RCEP, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक फोरम, ये चाइना प्लस 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स ऑफ चाइना, और इसमें माइनस इंडिया। RCEP अलग से। हाँ, ये दूसरा रीजनल FTA तो नहीं बोलेंगे, इकोनॉमिक ब्लॉक है।
इसमें इंडिया भी पार्ट होना था, बहुत बहुत इंटेंस नेगोशिएशन हुई, फिर हम बाहर ही हो गए फाइनली। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ऐसा कुछ है इसका नाम। अगर इसका नाम लिखने तो लिख ही लीजिए, वैसे अब उतना तो नहीं कोई। चाइना, एशियान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। और इंडिया था, अब इंडिया हट गया। ये मेंबर्स हैं इसके। हाँ, प्रॉपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये। हम जस्ट अभी 2018 में वी वांट टू बी मेंबर ऑफ दिस थिंग, वी वर अ नेगोशिएटिंग पार्टनर अंडर दिस थिंग, फिर हम हट गए इसमें से। और ये चाइनीज डोमिनेटेड है, एंड लोग बोलते हैं एशियन लेड होगा, एशियन लेड भी नहीं, चाइनीज ही लेड है ये पूरा। बस एक ट्रेड ब्लॉक है इसमें, और हम इसलिए हटे बिकॉज चाइना के साथ एफटीए हम नहीं करने वाले, हम कभी भी नहीं करने वाले। फिर हम बहुत सारे वो देते हैं कि वील हैव आवर सेपरेटेड कस्टम एग्रीमेंट, मतलब हम रहेंगे तुम मत रेस करना। फिर एग्रीकल्चर हमारा बहुत सेंसिटिव है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनका एग्रीकल्चर इज़ वेरी पोटेंट। इनका ये कंप्लीट ये जो बोलते हैं डेयरी सेक्टर इज़ वेरी वेरी गुड। वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ दूध बेचेंगे तो भी हम मुझसे सस्ता हो जाएगा वो, तो हम नहीं झेल सकते हो। हमारा मतलब ऑलमोस्ट गाय भैंस पे ही ऑलमोस्ट कितना 20-30 करोड़ पीपल आर डिपेंडेंट, और एग्रीकल्चर पे तो आधा देश इज डिपेंडेंट, तो हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। न्यूजीलैंड से रातों रात भी भेजेंगे तो भी सस्ता वो भेज देंगे, वो 50 रुपये किलो भेज देंगे वो, तो वी कांट कम्पीट विद देम। और चाइना के साथ तो हम कम्पीट कर ही नहीं सकते। फिर हमारे बहुत सारे थे, इसमें हम IPR नहीं लेंगे, टेक्नोलॉजी का ये होगा, डेटा लोकलाइजेशन भी लेंगे हम, फिर इसमें रूल ऑफ ऑरिजिन भी करेंगे, ये भी करेंगे वो भी। फिर उन्होंने बोला तुम बाहर ही हो जाओ, तो फिर हम बाहर हो, फिर उसी साल उन्होंने साइन कर लिया। इसमें हम ही डिले कर रहे थे, 2010 से चल रहा था, 2018 तक हमने नेगोशिएट किया, नहीं हुआ, फिर 2018 में उन्होंने साइन कर लिया। अभी भी बात होती है कि वील बी ज्वाइनिंग, बट हमारा स्टैंड है हम नहीं ज्वाइन कर सकते जब तक हमारी कंसर्न इससे मीट ना हो। चाइना के साथ करेंगे हमारी मैन्युफैक्चरिंग खराब हो जाएगा, बाकियों के साथ करेंगे तो फिर हमारा वो सभी खराब हो जाएगा, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर भी खराब हो जाएगा। हमारी ये कंसर्न है इसमें। इतनी बड़ी मार्केट्स भी नहीं है ना हमारे लिए। नहीं, बहुत बड़ी मार्केट है, एशियन इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। एशियन के अलावा बाकी जापान, साउथ कोरिया सब बहुत। सैचुरेटेड है ना सारी मार्केट्स। नहीं, हमने टैप नहीं करी, सैचुरेटेड है तो क्या हो गया, मतलब हमारा प्रेजेंस नहीं है इसमें। बाकी तो ज़्यादातर सैचुरेटेड है, कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के और आसियान को छोड़ के। नहीं, जापान, साउथ कोरिया इज एन एक्सीलेंट मार्केट फॉर अस। अरे हम अपना ऑटोमोबाइल बेचेंगे वहाँ पे, हमारे फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल एंड IT सेक्टर, दे आर अ वेरी वेरी बिग दिस थिंग। चाइना की डोमिनेशन है ना, हाँ, ऑब्वियसली चाइना डोमिनेशन कहाँ नहीं है। टक्कर नहीं ले पाते। अरे हम बोल रहे हैं अगर चाइना हमारे यहाँ आ गया तो हम टक्कर नहीं ले पाएंगे, तीसरे देश में टक्कर लेना तो दूर की बात होगी। इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये इट वाज साइंड इन 2018, साइंड हुआ था, एंड इंडिया विड्रॉड इन 2018-2019 में, बिकॉज हमारे वो सारे कंसर्न्स थे। और कोई ऑर्गेनाइजेशन बाकी तो FTA है, अब FTO के नाम नहीं लिखेंगे तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। हाँ, एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, आपने इसका नाम सुना होगा, खाड़ी के बीच में समझौते, GCC 1987 में बना था शायद ये। इसका हेडक्वार्टर इज रियाद, सऊदी। आपको खाड़ी का डायनेमिक्स अगर पता होगा कि जैसे इस साइड आते हैं सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे UAE इज देयर, और यहाँ पे कुवैत, बहरीन, कतर है, और यहाँ पे ओमान, और सीरिया तो मर गया, उसका तो कुछ वजूद खत्म हो चुका है वो। और इसके हाँ सॉरी यमन, और इसके ऊपर है ईरान, एक सिंगल ब्लॉक ईरान, बीच में पर्शियन गल्फ है वो खाड़ी। तो इसमें हुआ क्या, सऊदी अरेबिया इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ वो सुन्नी सेक्ट वाले, वो तो फिर अपने आप को पूरा इस्लामिक हेजिमन ये सब बताता है, आजकल टर्की भी बता रहा है
बट वो उसने कुछ ज़्यादा फूक लिया है। तो सऊदी अरेबिया इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ओवर हियर। वो अपने आप को पूरा ही अनडिस्प्यूटेड लीडर बोलता है वेस्ट एशिया का, इस्लामिक नेशंस का, सुन्नी लीडर्स का। तो हमेशा से उसको ईरान एक थ्रेट की तरह दिखते थे। एक तो उसमें वो सिया सुन्नी वाला भी है, डिफरेंट फैक्शंस है उसके इस्लाम के, तो उसमें वो ये सिया डोमिनेटेड है, बाकी का मेजरली मुस्लिम वर्ल्ड इज सुन्नी डोमिनेटेड। हमारे यहाँ भी सुन्नी डोमिनेटेड मुस्लिम्स होते हैं। तो एक तो फैक्शनल राइवलरी इज ऑल्सो देयर, और फिर ईरान एक तरह का उनको स्ट्रेटेजिक राइवलरी दिखता है अपने पूरे रीजन में। तो ईरान को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए बना था, सिर्फ ये कॉपी था इसका, और कोई लॉजिक नहीं था कि खाड़ी के इस तरफ वाले जितने देश हैं जो हमने बनाए, दिस इज कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, कितने हो गए? 6 हो गए ना। हाँ, तो बस ईरान के लिए बनाएंगे। नहीं, इराक नहीं है। इराक के रिश्ते बिल्कुल ख़राब हैं यूएई के साथ। यूएई के साथ ख़राब रिश्ते हैं उसके। ईरान के साथ तो हाँ, मतलब प्रॉपर तो लड़ाई ही रहे हैं, और कुवैत के साथ भी बहुत ख़राब रिश्ते हैं। मतलब कुवैत और यूएई के साथ है तो फिर सऊदी के साथ भी ख़राब ही हो गए। तो इन 6 लोगों ने एक साथ मिला एंड प्रॉपर ही बस बने ईरान को चेक करने के लिए। और किसने? एंटी ईरान ऑर्गेनाइजेशन है। तो बर्बाद तो ईरान भी है। तो और 1981 में इसलिए बना क्योंकि 1970s में भी है ईरानियन रेवोल्यूशन। 1970s से पहले खुला समाज हुआ करता था ईरान में, फिर वहाँ थियोक्रेसी आ गई, इस्लामिक वाले जो थे वो वापस आ गए कंट्रोल में। फिर वो मदरसे वालों ने बिल्कुल एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक रूल वहाँ शुरू कर रखा है। तो उसके बाद से इनको और डर लगने लगा कि कल को यहाँ भी तत्ता पलट हो जाए, ये कुछ करें या हमें मारने है। तो इन्होंने प्रॉपर एक ग्रुपिंग बना रखी है 1981 में। 1970s में ये दिस थिंग ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, तो 3 साल में इन्होंने बना दिया, प्राइमरीली टू चेक ईरान प्रेजेंस ओवर देयर। बस इतना लिख लीजिए कि ये 6 मेंबर कंट्रीज हैं। जीसीसी, हाँ, हेडक्वार्टर्स इधर है, ये 6 मेंबर कंट्रीज हैं एंड इनका जन्म हुआ है ईरान से लड़ने के लिए। कतार के नीचे क्या? कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। कभी आप घूमने जाइएगा तो यूएई इज वेरी गुड। यूएई में आप जाओगे आपको ऐसा लगेगा यूरोप ही आ चुका है। यूएई में यूएई वाले नहीं दिखता आजकल। दुबई डाउनटाउन से बहुत दूर जाओगे तो आपको लिखेगा हाँ अब मैं वेस्ट एशिया आया हूँ। मिडिल दुबई में बैठे आपको ऐसा लगेगा यूरोप में बैठे हैं। कतर, हमारे रिलेशन सबसे बहुत अच्छे हैं इन सब से, हमारे तो ईरान से भी बहुत अच्छे हैं। एंड द नेक्स्ट इज ओपेक, इन्हीं की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वो तो ऐसे ही बनाया था, वो तोड़ दिया। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। प्रीलिम्स के लिए इज इंपॉर्टेंट। अगर कुछ बहुत हरकत हुआ तो मेंस में, वरना प्राइमरली दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स। ये सब ऑर्गेनाइजेशन से प्रीलिम्स पे आते हैं। कहाँ हेडक्वार्टर्स है, कब बना था, कौन से मेंबर हैं, क्यों बना था। ओपेक की कहानी तो आपने सुनी होगी। दिस वाज फॉर्मड इन 1971 या 72 में बना था, कोई एग्जैक्ट डेट लिखते हैं। अच्छा, तो पूरी हिस्ट्री है, फिर रहने दो। पहले 3 कंट्री मिले, फिर 6 मिले, फिर 12 मिले। 1955 से शुरू हो गया इनका बनना। तो ओपेक का आपने कहानी सुनी होगी कि नहीं सुनी क्या यार? आईआर में इतनी कहानियां थी छोड़ो। फिर मतलब कुछ हुआ, फिर फाइनली हुआ कि इनको अपनी हेजीमनी के लिए कुछ करना था। 1970s में कोल्ड वॉर चल रही थी और भी चीज़ें थी। फिर इकोनॉमिक में पहले होता था कि पहले सोने से होता था कि इफ़ यू वांट टू हैव करेंसी एक्सचेंज तो लिटरली एक शिप में से सोना जाता था। फिर आप उतना सोना उसको दोगे तो उतना डॉलर आपको देगा। फिर आपको डॉलर वापस चाहिए तो आप सोना भेजोगे, फिर वो डॉलर वापस भेजेगा। तो ऐसा न्यूसेंस होता था। मतलब फिजिकल गोल्ड के बेस पे यू आर डूइंग दिस करेंसी एक्सचेंज। फिर फाइनली वो पूरा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, सब कुछ कोलैप्स कर गया। फिर इवेंचुअली धीरे धीरे मार्केट बेस्ड एक्सचेंज सिस्टम बनाया कि आपको ऐसे एक्सचेंज नहीं करता, सोना नहीं देना होता अगर डॉलर से रुपये खरीदना है तो उसी टाइम फिर इन्होंने अपनी हेजीमनी लगा कि हमारी हेजीमनी कल को ना चली जाए। तो इन लोगों ने बोला हमें गुट बनाते हैं, कार्टेल दे। बस ये कार्टेल और कुछ नहीं है। लोग जो भी बोले दुनिया भर की बातें, दिस जस्ट इन कार्टेल। कार्टेल मतलब जैसे राजेंद्र प्लेस में सारे किराए वाले कार्टेल बना के बोल देंगे कि 18,000 से नीचे हम कमरा नहीं बेचेंगे।
तो ये भी सेम चीज़ करते हैं। सारे एक्सपोर्ट पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले बोल देंगे हम $150 पर बैरल से नीचे पेट्रोल नहीं बेचेंगे, अब खरीद लो जिससे खरीदना है। ओपेक प्लस इसलिए बनाया था, जो माइनर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है फिर वो 150 से नीचे बेचने लगते थे, तो उनको लगा तो हमारी मार्केट खराब करेगा, तो उनको भी अपने साथ जोड़ लिया इन लोगों ने। फिर वो लड़ाई होती रहती है उनके साथ इनकी, बेलारस है, रशिया है, 2-4 और, इसमें मेक्सिको इज ऑल्सो दे, वेनेजुएला भी है। सो ये बस एक कार्टेल है, बस ये इंश्योर करने के लिए इनकी हेजीमनी बनी रहे, और इसका भी लीडर है सऊदी है, ऑब्वियसली फिर इसमें सऊदी है, इसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी लोग हैं, इसमें ऑब्वियसली वेस्ट एशिया के ही आधे से ज़्यादा, और इसमें उसके भी हैं, लैटिन अमेरिका के भी हैं। यो क्या बोलते हैं उसको, यूटाडोर बोलते हैं ना शायद, इक्वाडोर इज देयर, इक्वाडोर जो है दिस आल्सो अ पार्ट ऑफ ओपेक। ये बस एक ये इन लोगों ने अपना वो बना रखा है, गुंडे हैं ये तेल के, और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। और अब ये यूएस को भी प्रेशराइज, अब तो सबको प्रेशराइज करते हैं ये। कोविड में इन्होंने बहुत किया था कि इनको लिक्विडिटी चाहिए थी, ये चाहिए थी, इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए, बोलते हैं हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। प्राइस बढ़ने का सिस्टम सिंपल सा होता है कि वो उन्हें प्रोडक्शन रोक देते हैं, वो बस सप्लाई खत्म हो गई, डिमांड उतनी है तो फिर महंगा हो जाता सामान, गुंडों से ज़्यादा कुछ नहीं है ये। सो इसमें लिख लीजिए 12 नेशंस हैं। नाम तो मतलब इतना तो याद तो नहीं होना चाहिए, बस पता होना चाहिए आपको कि इसमें वेस्ट एशिया है, नहीं ईरान क्यों होगा, अफ्रीका है प्लस साउथ अमेरिका, इन तीनों देश के कॉन्टिनेंट्स के वो हैं, 12 नेशंस हैं इसमें। ये सारे नहीं है, कतर हट गया, कतर की लड़ाई हो चुकी है सऊदी से। सऊदी में ये जो एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट के अगेंस्ट जो लोग बोलते हैं, कतर सपोर्ट करने लग गया था उनको, कतर को हटा दिया उसने हर तरफ से। इसमें अंगोला कतर दोनों हटे हैं लेटेस्ट, कतर प्लस अंगोला। अंगोला इज अ कंट्री ऑफ अफ्रीका, रिसेंटली बीन रिमूव्ड। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर वियना में बना रखा है, इसका हेडक्वार्टर इज इन वियना ऑस्ट्रिया। हाँ अरे वो अमीर होते नहीं, शेख रहते तो बाहर ही हैं शेख सारे, वो शेख्स का वो बहुत वो, चलो छोड़ो वो सब नहीं करेंगे, यहीं पे फोकस करेंगे। और इंडोनेशिया भी रिसेंटली तो नहीं, पुराना निकला इंडोनेशिया, पहले एशिया का भी था इसमें, इंडोनेशिया ऑल्सो लेफ्ट, एशिया का कोई नहीं है। इंडोनेशिया को ज़्यादातर इसलिए लगाते हैं वो इस्लामिक कंट्री है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में क्या नहीं है? हाँ उतना नहीं है। इसका हेडक्वार्टर इज ऑस्ट्रिया वियना में है, और प्रॉपर कार्टेल 1971 में बना था, प्रॉपर कार्टेल। ऑयल शॉक आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, इन्होंने कार्टेल बना के रातों रात प्राइस जो है डबल कर दिए थे, फिर एक ग्लोबल ऑयल शॉक आया था। एक तरीके से मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको एक तरह से मतलब ग्लोबल रिसेशन जैसा आप बोल सकते हो, ग्लोबल रिसेशन आ गया था। स्टैगफ्लेशन तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टैगफ्लेशन नहीं था बट एक वेरी वेरी सिग्निफिकेंट ग्लोबल रिसेशन था। फिर उनके बाद फिर G7 बना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनाई इसको चेक करने के लिए कि इनका दादागिरी ना बढ़े। एंड द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज, OIC। फैक्चुअल है सारा, बस प्रीलिम्स में आता है इसलिए लिख रहे हैं हम। हाँ वही कंट्रीज कोऑपरेशन। ये हमेशा कोऑपरेशन भूल जाता हूँ। इसका हेडक्वार्टर इज इन जेद्दा, सऊदी अरेबिया। इंडिया जो है इसमें ऑब्जर्वर है ओनली। $53 मेंबर्स हैं इसके शायद।
जेड्डा एंड जेड्डो 57 members. Jeddah, GEDDAH. 57 member countries. अड़ोस पड़ोस के सारे हैं इसमें हमारे, जैसे बांग्लादेश इज देयर, मालदीव्स इज देयर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, पूरा वेस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब हैं इसमें. हम नहीं होंगे बिकॉज ऑब्वियसली वी आर अ सेकुलर कंट्री. तो एक रिलीजनल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का कोई सेंस नहीं है. हम इसमें ऑब्जर्वर हैं, बट इसमें टर्की है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तो दे ऑलवेज इंश्योर कि हमारा कुछ इसमें वो ना हो. वो बहुत कहानियाँ बनी थी. एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर वेंट ओवर देयर OIC में, इजिप्ट में हुआ था, तो पाकिस्तान वाले ने अपने आप को दरवाजे उसमें अपने होटल रूम में बंद किया कि मैं बाहर ही नहीं आऊँगा, पर इनको वापस भेजो. तो वेरी एम्बैरेसिंग, हमको वापस आना पड़ा था. तो फिर वो बाहर आया. तो उसके बाद से फिर हम ऐसे हेड ऑफ स्टेट लेवल पे कभी कभी आप फॉरेन मिनिस्टर, अब तो ये वाले फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं गए मेरे हिसाब से. सुषमा स्वराज जी वंस विजिटेड ओवर देयर OIC के लिए. सारे पड़ोसी हमारे जितने भी है, बांग्लादेश, ये वो सब इस्लामिक कंट्रीज है. ये मालदीव्स ऑल्सो इज अ मेंबर ऑफ दिस थिंग. नेक्स्ट इज सार्क. नहीं हाँ, तूने तो मार रहे वो, तो उनको तो दुनिया भर का अत्याचार कर रहे हैं उन पे. तो OIC वाले, इनकी हिपोक्रेसी भी है. OIC की सारे कंट्रीज का इट्स वेरी डीप रिलेशन है. चाइना, अब तो सऊदी का भी बहुत बहुत गहरा रिलेशन हो गया. सऊदी, ईरान, इसराइल की टॉक चाइना करा रहा है. ये तो कहाँ पहुँच गई दुनिया. तो वो वाले कभी भी, OIC वाले हमेशा बोलेंगे, वो मतलब हमेशा एक स्टेटमेंट उनका रहता ही है कि इंडिया में माइनॉरिटी के अगेंस्ट ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनके ह्यूमन है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो. पूरे इंडिया की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो इस्लामिक पीपल हैं यहाँ पे, उन पे ये है वो है, डिस्क्रिमिनेशन, दुनिया भर की चीज़ें. कभी नहीं, वो एक कमेंट भी नहीं करेंगे उइगर पे, कभी जिंगजियांग प्रोविंस की बात ही नहीं करते वो. तो ये उनका दोगलापन है, बिकॉज सबका बहुत डीप कोऑपरेशन है उसके साथ. और ये पाकिस्तान फ्यूल्ड होता है कि एंटी इंडिया जो भी इसमें निकलता है. टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, ये 3 है. नेक्स्ट इज सार्क. या मेरे को उनकी फुल फॉर्म नहीं आ जाती, देख लेना. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. कोई नहीं पूछेगा फुल फॉर्म आपसे, कोई टेंशन नहीं है. सो दिस वाज फॉर्म्ड इन 1985 एंड इसका हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू, नेपाल. और इसके जो मेंबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं तो बहुत इजीली याद होंगे आपको. इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स. म्यांमार नहीं है इसमें. आप सोचेंगे म्यांमार की बॉर्डर लगती है, बट म्यांमार इज नॉट अ मेंबर ओवर हियर. ना, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है. अरे बांग्लादेश रह गया. नहीं, बांग्लादेश अलग है. ये 8 मेंबर्स हैं. 1985 में बना, 1996 में साफ्टा बना, और 2006 में साफ्टा. हमारे भले के लिए उन्होंने 10-10 साल में किया है. उसके 10 साल बाद पहले साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बना. प्रेफरेंशियल ट्रेड मतलब कुछ कमोडिटीज में हम टैरिफ कम कर देंगे. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब किसी भी कमोडिटी में कोई टैरिफ नहीं रहेगा. एंड देन साफ्टा बना 2006 में. इतना होने के बाद भी कोई इंट्रा सार्क ट्रेड नहीं होता. ये उसका सेक्रेटेरिएट है नेपाल, काठमांडू में. इसको बाद में एक दिन देख लेंगे, सार्क में समस्या क्या है. अभी फैक्ट्स लिख रहे हैं तो सारे ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स लिख लेते हैं. एंड ये प्राइमरीली बना था एंटी इंडिया. वेरी फनी थिंग, ये बांग्लादेश और बाकियों ने लिया था कि एक, जैसे हमने नेपाल में देखा वैसे एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बाकी सब में भी है कि एक साइज डिसप्रपोर्शनेशन तो एक है ही है, तो कल को डोमिनेशन ना करे. जैसे हमने श्रीलंका, मालदीव में हमने एक आर्मी भेज रखी है. नेपाल के साथ हमने कुछ इश्यूज थे, पाकिस्तान के साथ हमेशा से इशू रहे, अफगानिस्तान के साथ भी वी हैव दिस आर कंसर्न्स ओवर देयर. तो सारी कंट्री के कुछ इश्यूज हमेशा रहे.
तो एक एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाना था इनको। तो ये प्राइमरीली वाज मेड टू चेक इंडियाज डोमिनेशन इन साउथ एशिया, बट ऊपर वाले की करम ऐसा हुआ कि हम ही फाउंडिंग मेंबर बन गए। तो ये इंडिया लेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिससे पूरा साउथ एशिया को इंटीग्रेट कर सकें। तो बना उल्टा था, काम उल्टा हो गया इसका। अगर इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हुई हैं, एक आप बस इतना लिख सकते हैं, साउथ एशिया कौन सा डेवलपमेंट फंड था वो, यही नाम है, सार्क डेवलपमेंट फंड। अचीवमेंट के नाम पे कुछ खास हुआ नहीं है इसमें। एक सार्क सैटेलाइट है, फिर एक सार्क दूध की डेयरी है, वो सब इंडियन लेडी है, सब हम ही ने लॉन्च किया। ये सार्क डेवलपमेंट फंड, ये थिम्फू में है इसका हेडक्वार्टर, भूटान। अचीवमेंट के नाम पे किए बना है, वही कि एक कोलैबोरेटिव फंड होगा, इसे विल इंश्योर डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन साउथ एशिया। ये रिवाइव हो सकती है सर ऑर्गेनाइजेशन सार्क? ना, बिमस्टेक आ गया ना इसकी? इसके फिर हमने रिप्लेसमेंट में बिम्स्टेक बना दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हटा के। तो देखेंगे सार्क में दिक्कत क्या आई थी बाद में। तो सार्क में वही दिक्कत आई जो वो है कि सब में लड़ाई हो रही है, सब में नहीं, एक बाकी सब गुट बना के एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट इज वेरी स्ट्रांग इन द रीजन। और पाकिस्तान अफगानिस्तान एक रोड ब्लॉक की तरह काम, अफगानिस्तान तो है देश ही नहीं है, पाकिस्तान एक रोड ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, वो कुछ होने ही नहीं देता। और ये कंसेंसस बेस्ड होते हैं तो ऑब्वियसली किसी चीज़ के लिए कंसेंसस नहीं होता। तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि किसी तरह का हम उसमें कुछ स्टेप्स ले पाएँ, साउथ एशिया को इंटीग्रेट कर पाएँ। हमने फिर रिप्लेस ही कर दिया, हम एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ गए। इसका फुल फॉर्म तो यार बिल्कुल नहीं पता, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ है, लंबा सा है वो, कोई नहीं पूछता, छोड़ो वो सब। दिस वाज फॉर्म्ड इन 1997। इसका हेडक्वार्टर इज ढाका, बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर्स हैं इसके। नहीं, ये बहुत बहुत बेटर है। बांग्लादेश में ना इसका headquarters? अरे तो कभी तो स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, ऐसे लिखते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, देन श्रीलंका, मालदीव्स, देन बांग्लादेश, फिर म्यांमार, थाईलैंड। ऐसे याद कर लीजिए आप, इंडिया, नेपाल, भूटान ऐसे हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये 7 हैं। नहीं 8 हो गए ना ये। थाईलैंड की बाउंड्री रहती है बे ऑफ बंगाल से? नहीं, बहुत दूर है। सॉरी, मालदीव्स नहीं है, वही मैं सोच रहा था। सॉरी, मालदीव्स हटा दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। टोटल 7 मेंबर्स आते हैं। आप इसमें वैसे ही इमेजिन कर लीजिए, जो बे ऑफ बंगाल में जिनकी मैरीटाइम बॉर्डर है, सिर्फ वो कंट्रीज हैं। नेपाल, भूटान इसलिए ऐड किए बिकॉज उनका सारा ट्रेड बे ऑफ बंगाल से होता हो जाता है। वैसे तो लैंडलॉक्ड है, बट दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन बे ऑफ बंगाल फॉर देयर ट्रेड। ना, इंडोनेशिया बहुत दूर है, बे ऑफ बंगाल से तो बहुत दूर आ जाता है वो, वहाँ जावा सी और वो सब शुरू हो जाता है। तो ये कंट्रीज हैं, एंड इट इज सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इसमें म्यांमार और थाईलैंड हमने ऐड कर लिए। दे आर गेटवे फॉर अस टू इंश्योर आर कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में घुसने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड सेकेंड थिंग इज बांग्लादेश, म्यांमार है, सो दिस ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर आर नॉर्थ ईस्ट स्टेबिलिटी। दोनों के बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट से लगते हैं, तो इसमें एक सिक्योरिटी पिलर है ही है। और बाकी बे ऑफ बंगाल है, तो फिर मैरीटाइम अंडरस्टैंडिंग, क्लाइमेट चेंज,
साइंस बेस्ड वो दिस थिंग एवरीथिंग इज देयर। ये एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए, दिस वेरी बहुत ज़्यादा फंक्शनली गुड है। और एक सटल सा चेंज किया था मोदी जी ने 2014 में, व्हेन द फर्स्ट ये दिस थिंग हमारी इनॉग्रेशन थोड़ी वो बोलते हैं, जब हमारी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, तो 2014 में आवर प्राइम मिनिस्टर हैव इनवाइटेड ऑल द हेड ऑफ स्टेट ऑफ सार्क कंट्रीज। फिर 2019 में ही हैव इनवाइटेड ऑल द हेड ऑफ स्टेट ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ बिम्स्टेक। तो एक बहुत सटल सा चेंज था कि आवर फॉरेन पॉलिसी नाउ विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम सार्क टू बिम्स्टेक। हाँ, नाउ विल बी इंश्योरिंग कि आर साउथ एशिया इज इंटीग्रेटेड एंड इट इज इंटीग्रेटेड कनेक्टेड विद साउथ ईस्ट एशिया। और जो कोऑपरेट नहीं कर रहा पाकिस्तान, तो वी आर विलिंग टू विद होल्ड दीज काइंड ऑफ पीपल। हम उनको छोड़ के आगे बढ़ने को तैयार हैं। एक बहुत सटल सा हमने चेंज दिखाया था। अब हम पूरा बिम्स्टेक पे आगे, सार्क तो डिसफंक्शनल है, सार्क में कोई मीटिंग नहीं होती, कोई समिट नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इसके लिए 2 पंक्तियां लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? इंपॉर्टेंस ऑफ बिम्स्टेक, importance of BIMSTEC, it acts as a bridge to connect South Asia with Southeast Asia. It acts as a bridge to connect South Asia with Southeast Asia. Second point, extremely important for our Act East policy. For our Act East policy. Then next point, important for development and security of Northeast India. Important for development and security of Northeast India. Important for development and security of Northeast India. Development and security of Northeast India. Then next point, it helps in cooperating in maritime trade. Helps in cooperating in maritime trade. Maritime trade, fighting climate change. And scientific maritime cooperation. Scientific maritime cooperation. सार्क में दिक्कतें बहुत थी, पाकिस्तान एक फ्रिक्शन पॉइंट था, सार्क फंक्शनल नहीं हो रहा था, तो उस वजह से हम बिम्स्टेक पे आ गए। बिम्स्टेक में ऐसे कोई इंस्टीट्यूशनल नहीं है, इंस्टीट्यूशनल है। हर दूसरे साल द ऑल हेड ऑफ स्टेट्स आर मीटिंग, इंस्टीट्यूशनल है। मतलब का चार्टर में लिख दिया, इसका भी चार्टर है, मतलब चार्टर है, इसका सेक्रेटेरिएट है, सब कुछ है, तो उसमें लिख दिया प्रॉपर कि हर 2 साल में हेड ऑफ स्टेट विल बी मीटिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप मिलेंगे 2-2 साल में, देन यू विल इंश्योर कोऑपरेशन। सार्क वाले शायद 12-13-15 सालों से नहीं मिल रखे हम लोग। सार्क की बिम्स्टेक अभी हुई थी, तो 2018 में हुई थी, फिर 20 में हुई थी, फिर 22 में भी हुई थी ना, अभी नहीं हुई। देन नेक्स्ट इज अचीवमेंट्स। सार्क तो बाद में डिस्कस करेंगे, इसके अभी लिख लेते हैं अचीवमेंट्स। क्या होनी तो चाहिए, होनी तो चाहिए अचीवमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो चार्टर बन गया, इंस्टीट्यूशनल चार्टर ऑफ बिम्स्टेक। Institutional Charter of BIMSTEC. Second is establishment of permanent BIMSTEC working committee. permanent BIMSTEC working committee.
permanent BIMSTEC working committee. Third one is establishment of BIMSTEC development fund. Establishment of BIMSTEC development fund. Next point is coastal shipping agreement. Coastal shipping agreements, motor vehicle agreement, coastal shipping agreement, motor vehicle agreement, MOU on grid connectivity and custom duties. ये सब हो चुका है इसमें. Grid connectivity and custom duties. Grid connectivity, बिजली connectivity and custom duties. Grid connectivity and custom duties. अब साउथ ईस्ट एशिया बोल रहे हैं तो बस एक और लिख लेते हैं. सब ये ऐसे चलता तो है नहीं. मेकोंग गंगा कोऑपरेशन. मेकोंग इज अ एक्सट्रीमली लार्ज रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया. वो CLMV सबको टच करती है. कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार को शायद टच करती है. और चाइना से वो स्टार्ट होती है, तिब्बत से. और गंगा इंडिया की है. तो हमने बोला 2 सिविलाइजेशनल रिवर हैं, तो हम दोनों रिवर्स को मतलब एक कल्चरल कनेक्ट दिखाना चाह रहे हैं इंडिया के बीच में. बाकी के ये जो कॉन्टिनेंटल साउथ ईस्ट एशिया, कॉन्टिनेंटल मतलब ये कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार. तो इसमें जो है थाईलैंड इज डेवलप्ड, थाईलैंड इज डिसेंट कंट्री, बाकी सब लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं. सो हमने बोला थाईलैंड प्लस इंडिया विल कोऑपरेट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक कंबोडिया, लाओस, वियतनाम. यही मेंबर कंट्रीज हैं. दीज 2 कंट्री विल कोऑपरेट for development of Cambodia, Laos and Vietnam. चाइना की इन्फ्लुएंस है इन कंट्रीज बहुत ज़्यादा, सब में बहुत ज़्यादा है. सब में लड़ाई भी होती है, कोऑपरेशन भी है. जैसे हमारा है, इतना बड़ा ट्रेड हमारा रिलेशन है और लड़ाई है दुनिया भर की है. ये अगर बस लिखना है तो दिस वाज फॉर्म्ड इन 2000. और इसमें हम हल्का म्यांमार को भी ऐड कर रहे हैं. ये दोनों वाइब्रेंट इकोनॉमीज आर वांटिंग टू हैव डेवलपमेंट ऑन दीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. 2000 में फॉर्म हुआ था. इसका बस ऐसे ही हुआ था, तब से कुछ हुआ नहीं है. आपको एक लाइन में लिखना हो या कभी कुछ पूछ लिया जाए तो बस उस लिए. किस चीज़ के लिए? क्यों, फ़ायदा तो बहुत है. हमको साउथ ईस्ट एशिया में अपना प्रेजेंस चाहिए. साउथ ईस्ट एशिया में बात कर रहे हैं तो एशियान की बात कर लेते हैं. इसकी फुल फॉर्म एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन, बस इतनी है. साउथ ईस्ट एशियन नेशन देख लेना जो भी इसका फुल फॉर्म हुआ. 1960s में बना था. एग्जैक्ट लिखते हैं कब बना था. ये 64 था शायद. और इसका जो हेडक्वार्टर्स है जकार्ता में है, इंडोनेशिया. जकार्ता, इंडोनेशिया. और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं याद होने चाहिए. 10 मेंबर कंट्रीज आर देयर. यहाँ से शुरू करते हैं. म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस. कितने हो गए? 1 2 3 4 5. इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी और फ्रांस. ये 10 मेंबर कंट्रीज हैं.
नहीं वो सब नहीं है। हाँ ऑब्जर्वर तो इंडिया भी है, ऑब्जर्वर तो इसका यूएस भी है। सर वो लास्ट में लाओस हाँ लाओस। ओ ऐसे ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं वो मिल सकते हैं। लाओस क्या कह रहे हो? जो ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं वो आगे चल के मेंबर्स मिल सकते हैं। हाँ एससीओ का जो एक्सटेंशन हुआ है, ब्रिक्स का जो एक्सटेंशन हुआ है, एससीओ पहले ऑब्जर्वर ही थे। मतलब हाँ मतलब ऑब्जर्वर बनना ही पड़ता है पहले। तो उसका मतलब इनकी मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं किसके? एशियन के साथ? ऑब्जर्वर होते हैं। हाँ हाँ बुलाते हैं, बुलाया जाता है। G7 में जैसे हम ऑब्जर्वर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम जाते हैं। हम खुद ही फ़ोन करके बोलते हैं हमें बुला लो। हम पिछले बहुत सालों से जा रहे हैं शायद, अब तो लगातार जाते हैं हम G7 में। हम बोलते हैं हमें बुला लो, तो फिर वो इन्विटेशन देते हैं। अब तो लगातार जा रहे हैं हम G7 में। सो ये एशियान है, एंड एशियान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये कॉन्टिनेंटल वाले एक तरफ लिखे हैं, ये सब समुद्री टापू हैं। इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक तो पूरा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ चुका है। अब दीज आर द प्रोमिनेंट फ्यूचर डेवलपिंग इकोनॉमीज, पूरा ट्रेड भी यहीं से होकर जाएगा, सारा सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन एवरीथिंग इज इन इंडो पैसिफिक में। और दिस इज द हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक, दिस इज द सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक। और यहाँ पे मैरीटाइम रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल, मिनरल रिसोर्सेज, फिशरीज, ये वो एवरीथिंग इज वेरी वेरी स्ट्रांगली प्रेजेंट। एंड उसके बाद जिनका प्रेजेंस यहाँ पे अच्छा होगा, नेचुरली दे विल हैव वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस इन साउथ ईस्ट एशिया। और नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू चेक चाइनीज प्रेजेंस। चाइना इंडो पैसिफिक में बहुत बुरी तरह, बहुत एग्रेसिवली हिट्स पोस्चरिंग हिमसेल्फ। For that, ASEAN is extremely important for us. And another is कि obviously we want to have trade connectivity. We want to improve our export potential across the world. अभी majorly the export partner that we are having is most of our export is going into Europe. मतलब पड़ोस में नहीं भेजते हम, we are sending all our exports to Europe. तो वो एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। So we want to increase our trade connectivity with these countries. तो ASEAN is very very important for us. अब हुआ क्या कि सारे के सारे पूरा एशियान जो है यूएस अलाइज है, मतलब हमेशा यूएस के साइड ही रहेंगे। तो 1991 से पहले हमारे इनके रिश्ते नहीं थे, बिकॉज वी वर स्लाइटली बेंडेड टुवर्ड्स सोवियत। तो अचानक से दुनिया टूटी, सब टूटा, यूनिपोलर हो गया। फिर हमको अपना इकोनॉमी भी एक्सपैंड करनी थी। 1991 में हमने अपना एलपीजी भी कर लिया, तो रातों रात वी इम्प्रूव आवर रिलेशन विद। उससे पहले हमारे रिश्ते नहीं थे इनके साथ। तो 1991 में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई। 1967 की है तो, बिकॉज उससे पहले कोल्ड वॉर एंडेड, इंडिया इनिशिएटेड एलपीजी रिफॉर्म्स, इंडिया लुक्ड फॉर पार्टनर्स पोस्ट USSR ब्रेकडाउन। इन कारणों से हमने जो है रातों रात वी इम्प्रूव्ड आवर रिलेशन विद दिस थिंग। 60s 70s में था वो, तो बहुत चला था 60s से 70s तक। आपको तो नहीं देना ना इस साल पेपर, देना है आपको भी? सर अभी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, नहीं देना चाहिए। 26 में तो दो गई वो, तो इस साल का पूछ रहा हूँ। अभी कंफ्यूजन है देना कि नहीं, कोई नहीं, टॉस करके देख लो। देन उसके बाद हुआ क्या, और इंपॉर्टेंस वही जो हमने पहले इंडो पैसिफिक में हमने लिखा था, सारे सेम है इसमें भी। और इंडो पैसिफिक इज एशियन लेड। इंडो पैसिफिक का मतलब ही एशियन है। एशियन के साथ जिसके रिलेशन होंगे ऑब्वियसली उसी का इंडो पैसिफिक में अच्छा एक प्रेजेंस और ग्रिप बन सकती है। और देन 1995 में वी बिकेम डायलॉग पार्टनर एशियन के, इंडिया एशियन, इंडिया की बात कर रहे हैं हम। 2002 में
इंडिया एशियान समिट लेवल पार्टनर हो गया। हर साल होता है इंडिया एशियान फाइव से लगातार 2005 एफटीए। क्या चीज़? 2002 से लगातार होता है। 1-2 साल स्किप हुआ है शायद, वरना मेजरली एनुअल समिट्स होते ही होते हैं उसमें। और 2000 वो फोटो आती है ना, ऐसे हाथ क्रॉस करके पकड़ते हैं मोदी जी सबका, ऐसे 12 के 12 खड़े होते हैं। देन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और आपको अगर लिखना है तो FTA में साइंस में हाँ, तो वो बोला ना, वो जो आरसीईपी था वो एफटीए पार्टनर्स में, तो हम एफटीए पार्टनर्स हैं। हमारे नहीं, एशियान के एफटीए पार्टनर हैं। ऐसे क्लियरली लिखा नहीं क्या? छोड़ो, उतना पीछे कौन करेगा। मतलब वो, चाइना के वो FTA पार्टनर्स 6 अरे हम थोड़ी चाइना के एफटीए पार्टनर है। जो 6 बाकी हैं। नहीं, एशियान प्लस उसके 6 एफटीए पार्टनर, वो था वो। सो ये हमारा पूरा रिलेशन का वो ट्रेजेक्ट्री है विद एशियान। एंड क्लियरली इससे हमको ऐसे बता सकते हैं, इट्स वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन विच इंडिया इज पंचिंग अबव इट्स वेट। Our relation with ASEAN is excellent. We have turned every single stone to ensure कि our presence, our diplomatic relation, our influence in ASEAN is good. That's why we are saying कि इंडो पैसिफिक में हम एक रीजनल लीडर बन सकते हैं। एशियान के साथ हमारे रिश्ते बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं। और एक से हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान था, वो भी 1995 में डायलॉग पार्टनर था, 2025 में वो अभी तक डायलॉग पार्टनर ही है। चाइना के रिश्ते खराब होते हैं। चाइना के तो सबसे ज़्यादा खराब ही होते हैं, तो नेचुरली ऐसी हरकतें करेगा तो कौन ही रिश्ते रखेगा। यहाँ पे हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं ना। सब कर रहे हैं हम, हर चीज़ जितना आप सोच सकते हैं हम, न्यूक्लियर डिफेंस, ये वो एवरीथिंग वी आर इंश्योरिंग विद एशियान। और नेचुरली बिकॉज इंडो पैसिफिक में एशियान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहले चाइना का बैकयार्ड था एक तरह से। अभी भी है ही। लाओस, वियतनाम वगैरह। हाँ, मतलब साउथ चाइना सी को तो वो अपना ही समझता है, इंडिया टेरिटरी समझता है वो तो अपनी, हमें अभी भी समझता है वो। लाओस वियतनाम वो अपना ही समझता है वो। सो वी आर इंगेजिंग विद एशियान लाइक एनीथिंग। मतलब एशियान के साथ तो इज अ सक्सेस स्टोरी है बिल्कुल। कुछ लिखने क्या इसके 2 पंक्तियाँ इसमें वो लिख लो, ईस्ट एशिया समिट अलग से होता है सेफ रहने के लिए, अगर कभी कुछ पूछा तो। इसमें सिक्योरिटी तो नहीं बोलना चाहिए इसको, ट्रेड नहीं है ये। ईस्ट एशिया समिट जनरली ये सिक्योरिटी के लिए, बट ऐसा कोई बोलता नहीं कि सिक्योरिटी। एशियान प्लस 6 एफटीए पार्टनर्स, 6 मतलब एशियान के 6 एफटीए पार्टनर्स, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, प्लस यूएसए प्लस रशिया। पूरी दुनिया है इसमें। ईस्ट एशिया समिट ये होता है, ये मतलब एक एशियान का होता क्या है, वो हर साल सबको बुलाते हैं, तो उसमें जो मोदी जी को हाथ घुमा घुमा के पकड़ते हैं उसी में होता है। तो उसमें चाइना वाइना वाले, यूएस, रशिया सब आता है, तो उसमें ये समिट भी करते हैं। वो हर साल होता है ये समिट। जनरली ये इंडो पैसिफिक में और पूरा इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए होता है, जनरली इसीलिए होता है ये। किसने? आसियान वाले। नहीं, सब लोग आसियान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, उल्टा है। दिस वॉज फॉर्म्ड इन 2005 और इंडिया वॉज अ फाउंडिंग मेंबर। हाँ, भाव मिल रहा है। वो होता है ना, कॉलेज की सुंदर लड़की, उसको साथ सब अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो ये वो वाला है। पहले वेस्ट एशिया था ऐसा। हाँ, नेचुरली। अभी हाँ, शिफ्ट हो रहे हैं ना। पहले वो था हाईलाइट स्पॉट, अब ये हाईलाइट स्पॉट है। इंडिया वॉज फाउंडिंग मेंबर। इंडिया इज पंचिंग वे अबव इट्स वेट एशियान में, तो बहुत बहुत सक्सेसफुल रिलेशन है हमारी एशियान के साथ। अभी भी रिपब्लिक डे में भी हर अल्टरनेट या हर तीसरे बार एशियान के कोई लीडर आते हैं। इस बार भी इंडोनेशिया के आ रहे हैं, एक बार तो 3-4 एक साथ बुला लिए थे। द नेक्स्ट इज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ही कर ली हमने। चाइना शुरू करते हैं।
आर लव ऑफ लाइफ, चाइना। चाइना के रिश्ते हमारे वैसे ही रहे जो पूरी फॉरेन पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी चाइना के हिसाब से ही रखी है हमने हमेशा। 62 से पहले एक था, फिर 1962 से 1990 तक एक था, फिर हमारी आंखें खुल गई 1990 से प्रेजेंट तक कुछ और था। पूरी हमारी फॉरेन पॉलिसी चाइना के हिसाब से हमने बनाई है। हमने पड़ोसियों को भी, सार्क को भी, बिम्स्टेक को भी चाइना के लेंस से देखते हैं। जहाँ चाइना जाता है उसके बाद ही हम जाते हैं। हमारी अफ्रीकन पॉलिसी भी ऐसी है, चाइना ने बनाई तो हम भी घुस गए। हमारी ईस्ट एशिया भी ऐसी है, हमारी सेंट्रल एशिया भी ऐसी है कि चाइनीज प्रेजेंस आए फिर हम चले गए। तो मतलब चाइना के हिसाब से ही हम सारा अपना फॉरेन पॉलिसी डिवॉल्व करते हैं। 62 से पहले वी हैव एन एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज हमने लगा था कि चाइना अच्छा इंसान है। हमारे चाइना के साथ हमने एक्सेप्शनल डिसीजंस लिए हमने। आप हैरान हो जाओगे सुन के हमने क्या क्या किया था। वी वर द फर्स्ट कंट्री दैट रिकॉग्नाइज चाइना, दैट रिकॉग्नाइज चाइनाज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। बाकी कम्युनिस्टों ने भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्यूबा ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, किसी ने नहीं किया। वी वर द फर्स्ट कंट्री एंड वी वर नॉट इवन क्लोज टू बीइंग अ कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट से तो बहुत दूर थे हम। वी वर द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज चाइना एज अ कंट्री, क्योंकि फिर वो ताइवान के थ्रू बोलते थे। सिक्योरिटी काउंसिल में भी ताइवान घुसा दिया उन्होंने, फिर खुद घुस गए फाइनली। We were the first country that recognized China. The second is we openly against a resolution that was supported by both Soviet and USA that China is supporting Korean War. China was supporting Korean War. दोनों के resolution हमने explicitly withdraw किया। हमने सोवियत का वो resolution accept नहीं किया। UN में मतलब हमने against में वोट डाला उस resolution के to support China. And the third, the very infamous thing, we second Chinese claim over Security Council. वो बेकार की बात है, हमें कोई प्रमोट कर रहा था, हमको कोई सीट नहीं मिल रही थी। जैसे लोग बोलते हैं हम चाइना को मना कर देते तो हमें सीट मिल जाती, उतना वैसे नहीं होती दुनिया। बट वी सेकेंडेड द चाइनीज क्लेम इन सिक्योरिटी काउंसिल। और चाइना मतलब पहले ताइवान के थ्रू गया वो, फिर उसके बाद वो चाइना खुद ही घुस गया। एंड वी वर द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री दैट रिकॉग्नाइज ताइवान एज एन कंप्लीट इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। टिल डेट वी आर, मतलब हमने हमेशा से थ्रू आउट द चाइनीज एग्जिस्टेंस में वी हैव रिस्पेक्टेड हिज इन द आइडिया ऑफ वन सिंगल चाइना। सब कुछ वो लूटता रहता है, ताइवान भी, हांगकांग भी। लोगों के तो हांगकांग से डिफरेंट रिलेशन हुआ करते थे। ताइवान में अभी भी पीपल हैं जिनके पास अलग रिलेशन है ताइवान। अब जैसे वो नैन्सी पेलोसी, वो एक्सप्लिसिटली ताइवान चली गई, तो जस्ट टू शो कि हम ताइवान से अलग डील करेंगे, चाइना से अलग डील करेंगे, हम ताइवान को चाइनीज टेरिटरी नहीं मानेंगे। हमने हमेशा थ्रू आउट वन चाइना पॉलिसी को रिस्पेक्ट की है। और द नेक्स्ट हमने पंचशील, वनशील सब कुछ साइन किया, सब कुछ हमने वो किया। देन 1962 में वी हैव अ वेरी ब्लडी वॉर विद चाइना। वॉर तो क्या ही थी, आया मारा खुद चला गया। वी हैव नथिंग टू स्टॉप हिम। गुवाहाटी तक आया उसने, ऊपर भी लद्दाख में सारा ले लिया। तो इट वॉज वेरी एकदम वाटरशेड मूवमेंट था फॉरेन पॉलिसी। फिर हम एक आइडियलिस्टिक से प्रेगमेटिक में तो नहीं, चाइना के साथ हमारे रिश्ते ही नहीं थे उसके बाद से। 1990 तक, बहुत लेट 1980s में जाके राजीव गांधी वेंट टू चाइना। फिर उसके बाद कुछ हमने बातें शुरू करी। फिर 1990 के बाद वी हैव अ प्रैग्मेटिक रिलेशन कि चाइना इज़ अ थ्रेट। उसके बाद वी रिकॉग्नाइज दिस थिंग कि चाइना इज़ एन इरिडेंट स्टेट। इतना बड़ा है, फिर और बड़ा होना है उसको मैरी टाइम बॉर्डर्स भी चाहिए, उसको लोगों की ज़मीन भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, भगवान जाने क्यों चाहिए उसको। बट नाउ वी हैव एक्सेप्टेड दैट थिंग कि दैट्स एन इरिडेंट स्टेट एंड एक्सप्लिसिटली वी हैव सेड इन मल्टीपल फोरम। 21st सेंचुरी में इरिडेंट मतलब वो फैलने वाला, कि वो एक्सपेंशनिस्ट वाला। तो ये हमारे चाइना के साथ रिश्ते रहे हैं। और आज के ज़माने में 2017 तक वी वर हैविंग गुड रिलेशंस। गुड मतलब वी वर हैविंग डिफेंस कोऑपरेशन, वी वर हैविंग जॉइंट डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेज। जिस फौज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करी, फिर उसी फौज के साथ लड़ रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है सामने वाला कि कल तक उसके साथ हम जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे थे, डिफेंस कोऑपरेशन था, फिर कल हम ऐसे आई टू आई हैं उसी फौज के आगे। तो इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है चाइना। सो 2017 तक वी हैव एक्सेलेंट रिलेशन। हमारा द शी जिनपिंग यहाँ पे आता था, इनफॉर्मल समिट्स होते थे। एक यहाँ पे कराया उसने चेन्नई में, वी हैव एन इनफॉर्मल समिट। देन आर प्राइम मिनिस्टर टेक दिस शी जिनपिंग टू हिज होम टाउन इन वडोदरा एंड अहमदाबाद लेके गए थे। देन एक वुहान इनफॉर्मल समिट हुआ था, फिर यहाँ से वुहान गए थे। एक बीजिंग में मल्टीपल 2 या 3 समिट हुए थे 2018 तक। फिर डोकलाम क्राइसिस हो गया। फिर उसके बाद उसने अपने सारे रंग दिखाने शुरू किए। उसने 11 या 12 बार सिक्योरिटी काउंसिल में ही अपोज इंडियाज मल्टीपल रेजोल्यूशन कि ये जैश ए मोहम्मद के इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट बनाना है, हाफिज सईद का, इसका उसका 12 या 13 लाइन से उसने रेजोल्यूशंस रोके। फिर ही एक्सप्लिसिटली पुश्ड कि इंडियन मेंबरशिप शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू क्रिटिकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने वो डिस्कस किया था MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला,
वी गॉट आर मेंबरशिप इन MTSAT इन 2017 जस्ट प्योरली बिकॉज चाइनीज ने ब्लॉक कर रखी थी। NSG में मेंबरशिप नहीं मिलेगी प्राइमरीली बिकॉज चाइनीज हमेशा ब्लॉक करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना विल ऑलवेज ब्लॉक आर मेंबरशिप, आर परमानेंट सीट क्लेम। फिर उसके बाद फिर 2020 में तो खैर पूरी गलवान में लड़ाई हो गई, और उसके बाद से फिर पानी का तो हमेशा चलता है। पानी में ही इज़ वेरी, वो तो हर चीज़ में प्रेडिक्टेबल हमेशा से। वो ब्रह्मपुत्रा हुआ, वी हैव नो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, नथिंग। सेम इज़ फॉर इंदस, कोई शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है, बट इंदस में उतना क्रिटिकल नहीं है। ब्रह्मपुत्रा इट्स वेरी क्रिटिकल क्योंकि इट्स कम्प्लीटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, द प्लेन्स ऑफ आसाम इज डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग। एंड सेकेंड इज वी नीड चाइनीज कोऑपरेशन टू मिटिगेट द फ्लड। हर साल फ्लड्स आते हैं आसाम में, तो कोई कोऑपरेशन कुछ नहीं है, सिर्फ मानसून टाइम में सिर्फ डेटा मिलता है हमको, वो भी पैसे देने पड़ते हैं हमको। वी हैव टू पे सम $1 million, कुछ 2 या 4 मिलियन डॉलर देते हैं पैसे। वो वाली बात हो गई ना कि डेटा लेने के लिए भी हम पैसे दे रहे हैं। एंड ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं इसके, कि मतलब ये तो बेसिक होता है। सो उसके बाद वो डेटा भी कभी कभी गलत मिलता है, लेट भी मिलता है। देन उसके बाद फिर अभी वो ब्रह्मपुत्रा पे जिस तरह की हरकतें कर रहा है, और क्या दिक्कतें हैं, दिक्कत है। सेम इज विद ट्रेड में भी हर तरह के वी हैव इन इशूज़ विद चाइना। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे प्रोमिनेंटली नहीं, बट इन चाइना इज चेकिंग इंडियाज प्रेजेंस एवरीवेयर। कि इंडिया इज चेकिंग कि जो चाइना इंडिया के जो कोर अलाइज हैं, स्पेसिफिकली इन साउथ एशिया, स्पेसिफिकली इन साउथ ईस्ट एशिया, इन सेंट्रल एशिया, चाइनीज़ उनको चेक कर रहे हैं। अब उसको SCO में चेक करना था तो उसने ईरान को भी घुसा दिया। इवेंचुअली फर्दर ही विल इंश्योर कि ईरान और इंडिया के रिलेशन खराब हो। और इंडो पैसिफिक कैसे भूल गए। इंडो पैसिफिक इज़ अ नेचुरल बैकयार्ड ऑफ इंडिया। उसमें इंडियन ओशन में बिल्कुल मालदीव्स तक, श्रीलंका तक, वहाँ तक वो मिलिट्री बेस बनाने में लगा है, वो पूरा BRI से सब कुछ कैप्चर करने में लगा है। इंडो पैसिफिक में वो पूरा मतलब कहते हैं इंडो पैसिफिक ही चेंज कर रहा है वो। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। एंड सेकेंड, BRI के नाम पे वो दुनिया खरीदने में तुला हुआ है। एंड BRI इज पासिंग थ्रू इंडियन टेरिटरी दैट इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। वो बिल्कुल बलूचिस्तान से होता हुआ जा रहा है। तो BRI तो वैसे भी हम बिल्कुल नहीं मानते, बिकॉज इट्स चैलेंजिंग इंडिया सोवरेनिटी। एंड सेकेंड थिंग, इंडियन ओशन में वो जो कर रहा है, पूरा BRI से जो कर रहा है, बहुत बीमारियाँ हैं उसकी। दैट्स अ ग्लिम्स ऑफ क्या क्या बीमारियाँ उसकी। और ट्रेड में बड़ी ज़बरदस्त बीमारियाँ हैं उसकी। वो चाइनीज़ मार्केट का एक्सेस मिलता ही नहीं है। सो ट्रेड, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो शायद 80-90 बिलियन हो चुका है शायद, मेरे को एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। 100 बिलियन हो गया था क्या? मतलब ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। हमको कोई एक्सेस नहीं मिलता चाइनीज़ मार्केट का। एक तो वैसे भी IPR फॉलो नहीं करते, उसके बाद वो रूल ऑफ ओरिजिन कुछ फॉलो नहीं करते। वो रूल ऑफ ओरिजिन मतलब हम अगर कोई चीज़ चाइना से इंडिया आएगी तो उसका कुछ एक स्पेसिफिक % टैरिफ है, लेकिन अगर कोई चीज़ वियतनाम से आ जाएगी, क्योंकि वियतनाम और इंडिया का तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उसमें कोई कस्टम नहीं लगेगा। तो वो इंसान चाइना से पहले वियतनाम तक भेजता है पूरा प्रोडक्ट, वियतनाम में बस वो फाइनल स्टिकर लगा देता है मेड इन वियतनाम को, फिर वो इंडिया में भेजता है। प्रॉपर्ली इस तरह के काम करता है वो, कि इस तरह के वो दूसरे जो हैं FTAs यूटिलाइज होकर एक्सप्लॉइट करके इंडियन मार्केट टैप कर सके। हमारे इंपोर्ट्स नहीं लेता ना। हाँ, मार्केट बंद है, चाइनीज़ मार्केट का एक्सेस नहीं मिलता। क्यों? मतलब वो खुद का मैन्युफैक्चर करके खुद ही बेचता है अपने। वो मतलब हमारे जब हम बेचते हैं तो उसको क्यों नहीं देता वो? लेता है, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगा। सिंपल सा होता है, बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी बढ़ा दो। बढ़ा सकते हैं इसलिए। हम नहीं बढ़ाते उतना। काफ़ी चीज़ें हमें चाहिए भी ना। हम मतलब डिपेंडेंट हैं, सिंपल सी बात है, हम डिपेंडेंट हैं। इसलिए हम ओपनली बोलते हैं वी वांट टू डाइवर्सिफाई। हम तो China+1 बोलते हैं, अब तो पूरी दुनिया को हम बुलाते हैं China+1। मतलब चाइना रखिए, चाइना के साथ कोई एक और रखिए आप, जो यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलें, जिनके साथ आप एक ट्रेड रिलेशन बनाओ। हम तो ओपनली बोलते हैं हम China+1 रखेंगे अब से। वियतनाम जाते हैं मोस्टली लोग। इंडिया तो इंडिया या वियतनाम China+1 पॉलिसी में शिफ्ट करते हैं जो चाइना से। नहीं, बांग्लादेश भी जाते हैं। इंडिया तो कोई नहीं आ रहा। बांग्लादेश, वियतनाम, इन तरह के देशों में जाते हैं। हाँ, तो लिखते हैं इंडिया चाइना के रिश्ते। फर्स्ट फेज 1947 नहीं लिखते ना, 50 लिखते हैं फिर। 1950 to 62। एंगेला हेम्बोन, ये आपका असली नाम है क्या? हाँ, 50 to 62। फेज ऑफ आइडियलिज्म। फेज ऑफ आइडियलिज्म।
सो इसमें राइट डाउन इंडिया वॉज द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट लिखना, पहला तो क्या ही क्लेम करेंगे हम. इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना. To recognize communist government of China. To recognize communist government of China. Second point, India opposed many UN resolution. India opposed many UN resolution that brand China as aggressor in Korean revolt. Many UN resolutions that brand China as aggressor in Korean revolt. In Korean revolt. Third point, India supported Chinese PRC's claim. PRC's उनकी पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना करके है. इंडिया सपोर्टेड चाइनीज PRC claim as UNSC permanent member. PRC claim. As UNSC permanent member. Next point, despite of unsettled borders, despite of unsettled borders, India generously signed Panchsheel Agreement. India generously signed Panchsheel Agreement. ये स्पेलिंग है पंचशील. ये पहले लिख रखा है पंचशील क्या है, वही मतलब तुम इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये नहीं होगा. इंडिया जनरसली साइन पंचशील एग्रीमेंट टू इम्प्रूव रिलेशंस विद चाइना. To improve relations with China. Then 19 बस एक लाइन में लिखना. 1962 Indo-China War was a watershed moment for Indian foreign policy. 1962 Indo-China War was a watershed moment for Indian foreign policy. That 1962 to 1990, this was phase of distance. प्रॉपर दुनिया थी हमारे रिश्तों में. सर जब उसने टाइपेट को ऑक्यूपाई किया था तो किसी ने रेजोल्यूशन ही निकाला था, आया था, उसको भी सपोर्ट किया था. नहीं हम नहीं सपोर्ट करते. हम तो अभी भी नहीं सपोर्ट करते. कि वो तिब्बत उसका पार्ट है, नहीं कि वो तिब्बत में एग्रेसर है. हम पता नहीं क्यों, हाँ हमने अभी भी रिकग्नाइज कर रखा है. हम आज तक वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट, हम उइगर वालों के लिए भी कुछ नहीं बोलते. तो सर हमारे बॉर्डर्स तिब्बत के साथ चलते थे, हाँ मतलब लासा ट्रीटी थी, बहुत सारी ट्रीटीज थी. हाँ तो वो नहीं मानता चाइना. हम ही नहीं मानते, वो क्यों माने. हमने वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली. हम मानते हैं बस एक चाइना है. कब करी? स्टार्टिंग में ही, इससे 50s में ही कर ली. अभी तक रिस्पेक्ट करते हैं वन चाइना पॉलिसी. तो मतलब कुछ एग्रीमेंट हुआ था या फिर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग? वो तो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उसमें एग्रीमेंट क्या होगा. तो मतलब मना भी कर सकते हैं ना किसी भी टाइम हाँ हाँ, वो तो एग्रीमेंट होने के बाद ही मना कर सकते हैं. मना करने में क्या है. कि हम नहीं मानते बन चाइना. हाँ अब ऐसे बोलते नहीं हम, क्योंकि चाइनीज डिपेंडेंस है. द फैक्ट इज कि अभी भी हम वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना. मतलब हमारे डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट है. बॉर्डर डिस्प्यूट का टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमारे, हमारी फौज लड़ रही है, हमारा ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है. 2020 से हमारा ट्रेड 20-30% बढ़ चुका है. 70 बिलियन से 130 बिलियन डॉलर हो गया. अब वही मतलब हम इम्पोर्ट ही करे जा रहे हैं उनसे. डिपेंडेंस और बढ़ता जा रहा है हमारा. तो डिपेंडेंस है, इसलिए हम ओपनली चैलेंज नहीं कर पाते. पूरे वर्ल्ड का डिपेंडेंस.
हाँ मतलब बोल सकते हो, बाकी लोग जैसे ओपनली चैलेंज कर सकते हैं। यूएस तो पूरा चिप एक्ट निकालता है, सेमीकंडक्टर एक्ट निकालता है, तो क्लियरली बोलता है कि कोई भी अमेरिकन कंपनी वहाँ पे चिप ना भेजेगी, ना लेगी, ना टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, कुछ होगी। अभी सर उनका रिसेंटली ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन टच कर गया हाँ चाइना जाने सरप्लस थोड़ी 1 ट्रिलियन होगा, एक्सपोर्ट का सरप्लस नहीं नहीं इतना नहीं होगा। 1 ट्रिलियन हो गया इस साल का, तो टोटल एक्सपोर्ट कितना हो रहा है फिर? 3 ट्रिलियन। नहीं नहीं इतना नहीं होगा। तो फिर उसके बाद और जैसे हमको जैसे हमने एफडीआई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब हमने बोला है कि चाइना के साथ जो भी एफडीआई आएगी वो इंडियन गवर्नमेंट से साइन होके जाएगी, मतलब ऐसे फ्री एफडीआई, मतलब अनरेगुलेटेड एफडीआई नहीं जाएगी। तो हमने एक्सप्लिसिटली नहीं, हमने बोला जो भी इंडियन बॉर्डर्स हैं जिनके साथ भी, उन सारी कंट्रीज से एफडीआई हमेशा रेगुलेटेड रूट से जाएगी। मतलब उतना भी हम क्लियरली नहीं बोल सकते, तो हमको इनडायरेक्टली बोलना पड़ता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ डिपेंडेंस दैट वी हैव ऑन चाइना। तो आप ऐसे ओपन रेगुलेशन वो नहीं आता एफडीआई, सिर्फ रेगुलेटेड मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसमें डीपीआईआईटी होता है, उससे अप्रूव होगा, उसके बाद ही चाइनीज एफडीआई इंडिया में आएगी। सब पेटीएम वेटीएम जितने ये है फिनटेक है, सब में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। आधे यूनिकॉर्न में भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। यहाँ के आधे हेज फंड चाइना चलाता है। चाइना इज रनिंग एवरीथिंग। कल को पता चलेगा एसबीआई में भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो रखी है। हाँ देन इसी में लिखना 62 वाले फेज में कुछ लिखा क्या इसमें? बस वही दूरियां ही थी, तो एक लाइन में लिख लेना, चाइना रीएडजस्टेड इट्स फॉरेन पॉलिसी। चाइना रीएडजस्टेड इट्स फॉरेन पॉलिसी। रीएडजस्टेड इट्स फॉरेन पॉलिसी vis-a-vis साउथ एशिया। Indian policy vis-a-vis India, China readjusted foreign policy vis-a-vis South Asia and established Pakistan as a proxy. Established Pakistan as a proxy to contain India. Pakistan as a proxy to contain India. सेम वो बाकी दुनिया में ऐसे ही करता है। वो जापान साउथ कोरिया को उसने नॉर्थ कोरिया पाल रखा है, उनको कंटेन करने के लिए। यूएस को कंटेन करने के लिए वो ईरान में घुस रहा है कि कल को उसके जो कोर एलाइज हैं सऊदी, यूएई और इसराइल, यूएस का जो प्रेजेंस है वेस्ट एशिया में कंट्रोल करने के लिए, कल को वो ईरान को पैसा देगा, देन ईरान विल फाइटिंग विद दीज थिंग। सेम वो यूरोप में भी करना चाह रहा है। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भर भर के वो पूरा ईयू तोड़ना चाहता है। और उसने यही सेम कोशिश वेनेजुएला और इसमें भी करी थी, मेक्सिको में भी, कि कहीं से भी मैं सबका मैं एक पड़ोसी लूँ, उस पड़ोसी को एज एन मैं एक टूल की तरह यूज़ करूँ कि मैं उसमें उसका रीजनल जो क्लाउड है वो कम कर दूंगा। इंडिया के लिए तो वेरी प्रोमिनेंटली ही इज डूइंग। इंडिया ने न्यूक्लियर बम बनाया, अगले दिन उसने पाकिस्तान को भी दे दिया कि जाओ एक कम से कम एक न्यूक्लियर डिटरेंस सुना रहा है किसी के लिए। देन द नेक्स्ट इज 1992 प्रेजेंट फेज ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल होना। 1992 present. India recognized China as an expansionist irredent state. Irredent. India recognized China as an expansionist irredent state. And tried to have a controlled economic relations. And tried to have controlled economic relations. एंड देन बस एक लाइन में लिख लेना, 2005 में इंडिया चाइना साइन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। स्ट्रैटेजिक पार्टनर है हम एक दूसरे के। इंडिया चाइना साइन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया चाइना साइन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फोकस एरिया तो बहुत फनी है, लिख लो फिर भी। with focus areas as ensuring rule based world order,
तीन चार हैं। तो फर्स्ट वन इज इंश्योरिंग रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना। हाँ हाँ, मतलब अब तो क्या ही पार्टनर है, बट साइन एग्रीमेंट है हमारा। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के फोकस एरिया देखो कितने फनी है, चाइना जैसे सब कुछ कर ही रहा है। सेकेंड इज इंश्योरिंग मल्टीलैटरलिज्म, ensuring multilateralism. Then third is strengthening global institutions, strengthening global institutions and ensuring cooperation in these institutions, and ensuring cooperation in these institutions. And ensuring cooperation in these institutions. Exactly उल्टा हो रहा है इस तीनों पॉइंट्स का। देन प्रेजेंट में नहीं, उससे पहले वो लिख लो टिल 2017 and summits, informal summits, एक वुहान में हुआ था, एक महाबलीपुरम में हुआ था इनफॉर्मल समिट। फॉर्मल समिट्स तो बहुत सारे हुए हैं। देन 2018 से प्रेजेंट
प्रॉक्सी के बाद क्या है? प्रॉक्सी तो चेक चेकिंग टू चेक इंडिया। तो पूरा निबंध लिख सकते हैं, ये थोड़े बहुत इश्यूज हैं, फ्यू इश्यूज दैट यू आर हैविंग विद चाइना, थोड़े से ही हैं। कितने 50-60 ही हैं बस, ये और कुछ नहीं है। हाँ, ट्रेड तो हो ही रहा है। वो तो बोलता है कि रिलेशन अलग होने चाहिए, टेरिटोरियल डिस्प्यूट अलग होने चाहिए, जैसे मतलब अलग ही मेंटालिटी है। कंस्ट्रक्शन इन मेदोग, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम है मेदोग। ये थोड़ी बहुत जो हमारे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं चाइना के साथ। जो मेदोग में डैम बना रहा है, अभी तो बनाया नहीं, अभी तो उसने सैंक्शन ही किया है बस। तो उससे हमें समस्या ये है, एक तो वो डैम नहीं है, वो कुछ डैम तो छोटा शब्द हो जाएगा जो बना रहा है वो। हाँ, ये ग्रेट वॉल ही है ये। तो मतलब ये तो क्लियरली बस ऐसा होता है कि टू यूज वाटर एज अ वेपन। कल को वो क्लास चल रही है, अभी क्लास चल रही है अभी, तो टू यूज वाटर एज अ वेपन। सो इसमें जैसे इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे समझ सकते हो, दे आर सेइंग द पोटेंशियल हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन जो इससे होगा दैट विल बी टू द ट्यून ऑफ 60-70 गीगावाट्स। 60 गीगावाट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ जो इंडिया आज प्रोड्यूस करता है, एडिंग ऑल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जितने भी हमारे हैं। सो मतलब वो कुछ अलग ही कुछ बना रहा है। उससे पहले 3 गॉर्जेस डैम आपने सुना होगा। हाँ, वो बस चेक करने के लिए कि अगर कल को उसने पानी खोल दिया रातों रात सारा, तो फिर हम कम से कम वाटर कंटेन कर पाएँ, या पानी रोक दिया तो हमारे पास एक रिजर्व वाटर रहे। नहीं, उतना बनेगा नहीं, वो सैंक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब अभी प्रपोज किया सियांग में इतना बनाएंगे, तो उतना प्रपोज नहीं हो पाएगा। से भी तो आएगा ना सर, फिर से इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट। हाँ, वही प्रपोज करेंगे, उतना बड़ा बनेगा उतना नहीं बनेगा। तो एक तो उससे होगा क्या कि एक लोअर राइपेरियन स्टेट को उसने बिल्कुल लिया ही नहीं। सेकेंड इज कि वो एक कल को इसको एज अ थ्रेट यूज़ कर सकता है, मतलब वाटर एज अ वेपन वो यूज़ कर सकता है। एंड नेक्स्ट चीज़ पूरी इकोलॉजी बर्बाद कर देगा वहाँ की। वो इतना सारा पानी की जगह पे रुक रहा है, यू कैन इमेजिन उसका जो इतना वेट है उस पानी का कि इंडिया वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, सेंटर के पास ज़्यादा आ गया ना, तो थोड़ा सा और स्लो हो जाएगा अर्थ का रोटेशन। तो मतलब इस मैग्नीट्यूड का वो डैम बना रहा है वहाँ पे। तो अब कल को वहाँ भूकंप आ गया, कुछ आ गया, वो डैम टूट गया, तो वो तो एक बॉम्ब है, वो तो वाटर बॉम्ब से ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, एकदम बॉर्डर पे बना रहा है। अरे बिल्कुल बॉर्डर पे है वो, अरुणाचल बॉर्डर पे है ना। पानी टूटेगा तो पानी नीचे आएगा ना सारा, हम बह जाएंगे, अरुणाचल और आसाम बह जाएगा। तो मतलब उसका सारा ब्रंट भी हमें भी झेलना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उससे सिल्ट रुक जाता है।
जो एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो उसका वहीं पे सारा सिल्ट रुक जाएगा। तो वो अगर रुक जाएगा तो फिर 20 साल 30 साल 40 साल बाद असम की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब होने लगेगी, क्योंकि हर साल में वो रिन्यू होता है ना, जब भी फ्लड्स आते हैं तो नए फ्लड प्लेन बनते हैं। फ्लड तो अभी भी आएगा, फ्लड प्लेन बनेंगे बट उसमें सिल्ट डिपोजिशन नहीं होगा, तो उससे हमारी फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। और हमको बिना परमिशन के आप ऐसे डैम तो क्या ही है, वो तो इतना बड़ा तुम महासागर नहीं बना सकते कि कल को फिर इसमें क्लाइमेट चेंज होगा, कुछ होगा तो आपके कोई अरेंजमेंट नहीं है, ज़्यादा पानी बहेगा सारे नीचे भेज दोगे, उनका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान सारा हमारा होगा। और वही वाटर एज अ वेपन दे आर यूजिंग दिस थिंग। वही कर रहे हैं वेपन बनाने के ये तो कल को फिर पूरा वेपन बनेगा उसका, और इकोलॉजी बर्बाद होगी पूरी वहाँ की इकोलॉजी। इतना सारा पानी जमा करोगे तो सारा इतना सबमर्जेंस, इस लेवल का सबमर्जेंस होगा वहाँ पे, और इतने हिली एरिया में पता नहीं बनाएगा कैसे तो वो इतना बड़ा। थ्री गॉर्जेस डैम आपने सुना होगा। थ्री गॉर्जेस डैम कौन सी रिवर पर है ये? यांगटे बोलते हैं उसको, यांग से यांगटे रिवर। सो शायद लार्जेस्ट है वो एशिया की, तो उस पर उसने थ्री गॉर्जेस डैम बनाया है, तो दैट इज़ द लार्जेस्ट राइट नाउ, वो भी चाइना में है। और यांगटे रिवर भी बहुत एक बौना सा हो जाएगा जब ये बन जाएगा, तो वो सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट डैम हो जाएगा, ये लार्जेस्ट डैम होगा। उसका भी शायद 20 या 30 गीगावाट प्रोडक्शन है उसका से। हाँ, तो मतलब ये उसका डबल है। $130 बिलियन कुछ बोल रहा है शायद, इतना पैसा लगा रहा है वो, $130 बिलियन। बाकी ये कल लिखते हैं। हमारा लास्ट टाइम नहीं था। नहीं मतलब हाँ, नेबरहुड में अभी तो रशिया और वो बच्चे हैं, USA।